इस एक्सप्लोसिव कॉन्फ्रंटेशन के शॉर्टली बाद किंग अपनी प्राइवेट स्टडी की क्वाइट सैंक्चुरी में बैठे थे। निंग क्यूई, हाईली रिस्पेक्टेड मिनिस्टर जिन्हें अंकल रेफर किया जाता था, कॉशियसली सॉवरेन के पास आए और जेंटली पूछा कि क्या हिज मैजेस्टी शायद डेट चेंज करने का कंसिडर करेंगे। किंग पीछे मुड़े, उनकी आंखों में एक डीप बिट्रेयल का लुक था और पूछा कि क्या अब उनके खुद के अंकल भी उन्हें ब्लेम कर रहे हैं। ओल्ड मिनिस्टर ने क्विकली बो किया, इंसिस्ट करते हुए कि इस ओल्ड सब्जेक्ट के पास ब्लेम कास्ट करने की एब्सोल्युटली कोई हिम्मत नहीं है। किंग ने एक हैवी साई ली और अपने अंकल से पूछा कि क्या उन्होंने क्लियरली देखा है कि लेटली कोर्ट में असल में क्या हो रहा था। किंग ने बिटरली क्वेश्चन किया कि क्या क्राउन प्रिंस निंग यी ने जेन्युइन फिलियल पाइटी, एक सच्चे बेटे जैसी वफादारी का एक सिंगल श्रेड भी शो किया था। उन्होंने रीसेंट मैसिव कंट्रोवर्सी का जिक्र किया जो हिडन युआन सोसाइटी के लोन्स से जुड़ी थी, और उसके बाद जो मिनिस्टर्स द्वारा विशियस अटैक्स किए गए थे, एंग्रीली पूछते हुए कि क्या क्राउन प्रिंस ने आगे आकर अपने खुद के फादर को डिफेंड करने की स्लाइटेस्ट भी इंटेंशन दिखाई थी। किंग ने नोट किया कि अगर वो उस लड़के को रेप्रिमैंड कर भी दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने लिमेंट किया कि कॉमन पेजेंट फैमिलीज के सिंपल बेटे भी जानते हैं कि अपने पिता की डिग्निटी को प्रॉपर्ली कैसे अपहोल्ड रखना है, पर उनका खुद का हेयर एब्सोल्युटली कुछ नहीं करता था। ओल्ड अंकल ने रिस्पेक्टफुली उस इमोशनल आर्ग्यूमेंट को कोल्ड पॉलिटिकल लॉजिक के साथ काउंटर किया। उन्होंने स्टेट किया कि हालांकि हिज मैजेस्टी सुप्रीम रूलर थे, क्राउन प्रिंस भले ही एक लेसर रूलर हो, पर वो अभी भी खुद की राइट्स में एक रूलर ही था। अंकल ने आर्ग्यू किया कि निंगवी अपनी खुद की अथॉरिटी को सेफगार्ड करने और उसके पीछे खड़े मिनिस्टर्स के मैसिव फैक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करने के लिए ऑब्लिगेटेड था। उन्होंने वार्न किया कि अगर क्राउन प्रिंस सिंपली अपने फादर के विम्स के आगे यील्ड कर देगा तो ये उन सारे मिनिस्टर्स की हार्ड अर्न लॉयल्टी के साथ डीपली एक धोखा होगा। किंग के होठों से एक हॉलो बिटर हंसी निकल गई जैसे ही उन्होंने रियलिटी को फुली ग्रास्प कर लिया। उन्हें रियलाइज हुआ कि निंग यी के दिल में मिनिस्टर्स की पॉलिटिकल बैकिंग उनके खुद के फादर से वास्टली ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। किंग ने रिकॉग्नाइज किया कि उनके सामने क्राउन प्रिंस एक मेयर सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता था, लेकिन मिनिस्टर्स के सामने वो एक सुप्रीम रूलर होने का पोस्चर करता था। शार्पली टर्न करते हुए किंग ने अपने अंकल को चैलेंज किया और पूछा कि क्या एक बेटे को पहले अपने किंग के लिए सब्जेक्ट की सीक्रेट ड्यूटी फुलफिल करनी चाहिए या अपने फॉलोअर्स के लिए एक रूलर की ड्यूटी। पीछे हटने से रिफ्यूज करते हुए किंग ने डिसाइसिवली सेरेमनी की डेट चेंज करने के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, ये जानते हुए कि अगर उन्होंने अभी कोई कॉम्प्रोमाइज दिखाया तो एम्बोल्डन मिनिस्टर्स श्योरली उन्हें और भी ज्यादा प्रेस करेंगे। उन्होंने अपने गार्ड्स को इमीडिएटली निंग जेंग और शेन लैंग को समन करने का कमांड दिया। कुछ ही मोमेंट्स बाद स्टडी के हेवी डोर्स खुले। प्रिंस निंग जेंग इंस्टेंटली अपने घुटनों पर गिर गया, डीप शेम में अपना सिर फर्श पर प्रेस करते हुए। उसने क्वाइटली अपोलोजाइज किया, स्टेट करते हुए कि उसके फादर ऐसी टेरेबल सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से फेस कर रहे हैं। पास ही कामली खड़ा शेन लैंग परफेक्टली कंपोज था। ओल्ड अंकल ने उस यंग मैन को ग्लेयर किया। उनका दिमाग स्क्रीन कर रहा था कि किंग इस मेस में सिर्फ इसलिए थे क्योंकि शेन लैंग ही असली और केओटिक कल्प्रिट था। अंकल ने शार्पली शेन लैंग को अपने शब्दों को लेकर एक्सट्रीमली केयरफुल रहने की वार्निंग दी और उससे भीख मांगी कि हिज मैजेस्टी के लिए और कोई डेविस्टेटिंग ट्रबल खड़ी ना करे। उस हॉस्टिलिटी को इग्नोर करते हुए किंग ने डायरेक्टली अपने ट्रस्टेड एडवाइजर की तरफ देखा। उन्होंने शेन लैंग में अपना एब्सोल्यूट ट्रस्ट स्टेट किया और उससे प्लेनली पूछा कि क्या आज का मौसम मैजिकली क्लियर हो जाएगा या फिर आज बारिश होगी। शेन लैंग थोड़ा सा बो हुआ और ऑनेस्टली एडमिट किया कि उसे प्रॉपर्ली नहीं पता और वो इस बारे में इंटायरली सर्टन नहीं था। किंग ने नॉट किया, एक्सेप्ट करते हुए कि शेन लैंग भी कोई ऑमनिपोटेंट नहीं था और रेन को कंट्रोल नहीं कर सकता था। उन्हें उस डिसीजन के टेरिफाइंग वेट का एहसास हुआ जो उन्हें अब लेना था। किंग ने कैलकुलेट किया कि अगर उन्होंने सेरेमनी कंटिन्यू करने का डिक्लेयर किया और हेवी रेन शुरू हो गई तो इसका लीगली मतलब होगा कि सैक्रिफाइस फेल हो चुका है, जिसके रिजल्ट में उन्हें यानी निंग युआंगशिन को हेवन को एंगर करने वाला माना जाएगा और उन्हें एक ह्यूमिलिएटिंग पब्लिक कन्फेशन ऑफ गिल्ट इशू करने पर मजबूर होना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर वो डेट चेंज करने का डिक्लेयर करते हैं तो वो भी कुछ अलग नहीं था। ये एक मैसिव कंसेशन की तरह एक्ट करेगा जिससे उन ब्लड थर्स्टी मिनिस्टर्स को अपना एडवांटेज और भी आगे बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। अपने अंदर के एक फियर्स रिजॉल्व के सडन बर्स्ट के साथ किंग जोर से चिल्लाए कि ये डिबेटिंग यहीं खत्म हो। उन्होंने बोल्डली डिक्लेयर किया कि बुरे से बुरा यही होगा, ना कि उन्हें एक कन्फेशन ऑफ गिल्ट इशू करना पड़ेगा, ऑफिशियली कमांड देते हुए कि हेवन सैक्रिफाइसिंग सेरेमनी एब्सोल्युटली कंटिन्यू रहेगी। उन्होंने अपने आदमियों को इंस्टेंटली रॉयल कैरेज प्रिपेयर करने का ऑर्डर दिया और पैलेस से अपना मैसिव डिपार्चर इनिशिएट कर दिया। ठीक 1.5 घंटे बाद वो कोलोसल रॉयल कॉन्वॉय उस स्प्रॉलिंग एंशिएंट ऑल्टर पर आ पहुंची। हजारों हेवीली आर्म्ड सोल्जर्स जिनके हाथ में ब्राइट रेड फ्लैग्स थे उस मैसिव स्टोन कोर्टयार्ड पर परफेक्ट फॉर्मेशन में मार्च कर रहे थे, उन टेरिफाइंगली डार्क स्टॉर्म से भरे आसमान के नीचे लग्जूरियस कैरेजेस को एस्कॉर्ट करते हुए। किंग निंग युआंगशिन बाहर आए। उनके रॉयल रोब्स उस फियर्स विंड में फड़फड़ा रहे थे जब उनके ऊपर ब्लैक क्लाउड्स के बीच में से बिजली की ब्राइट फ्लैशेस तेजी से चमक रही थीं। उस टावरिंग ऑल्टर के आगे फर्मली खड़े होकर डिफाइंट किंग ने अपना सिर ऊपर की तरफ टिल्ट किया, लाउडली हेवन से फेयर वेदर ग्रांट करने के लिए प्रे करने लगे, गॉड से उनके इस मैसिव एंडेवर को ब्लेस करने के लिए भीख मांगने लगे और डिमांड करने लगे कि ये काले बादल तुरंत क्लियर हो जाएं। एक मैसिव बेल अग्रेसिवली डार्क और टर्बुलेंट स्टॉर्म क्लाउड्स के नीचे ऑमिनसली बजती है, ये सिग्नल देते हुए कि हेवन गुस्से में है, और फिर वो लाउड रिंगिंग अब्रप्टली रुक जाती है। देखने वाले एब्सोल्यूट टेरर में कांपते हैं और विस्पर करते हैं कि ये फ्राइटनिंग थंडर एक हाईली ऑमिनस साइन है। उस मैसिव क्राउड के बीच सॉवरेन निंग युआंगशिन की डेस्परेट प्रेयर्स रिपल करने लगती हैं, हेवन से भीख मांगते हुए कि यहां भारी बारिश ना होने दे। ऑल्टर पर फर्मली खड़े ग्रैंड प्रिसेप्टर निंग यू, जो मास्टर ऑफ सेरेमनीज का रोल भी निभा रहे थे, ऑफिशियली हेवन सैक्रिफाइसिंग सेरेमनी को प्रिसाइड करते हैं।
वो लाउडली ड्रम्स को शुरू करने का कमांड देते हैं और ऑफिशियली इस सीक्रेट सैक्रिफाइस को इनिशिएट करते हैं। ग्रैंड प्रिसेप्टर डिक्लेयर करते हैं कि सेरेमनी का हर एक सिंगल स्टेप कंप्लीटली फ्लॉलेस होना चाहिए, गॉड्स को वेलकम करने और जेड और सिल्क को ऑनर करने से लेकर फाइनल ऑफरिंग्स प्रेजेंट करने तक। जब सॉवरेन निंग युआंगशिन हाथ में रेड वाइन कैसा कुछ पकड़े खड़े थे, नर्वस सॉवरेन हडल करते हैं विस्पर करते हुए कि उन्हें हवा में हेवी रेन की सेंट ऑलरेडी स्मेल हो रही है, और फ्रैंटिकली वंडर करते हैं कि क्या एक डाउनपोर गिरने ही वाली है। उस ड्रेडफुल एटमॉस्फेयर के आगे यील्ड करने से रिफ्यूज करते हुए किंग निंग युआंगशिन डिफायंटली ऊपर की तरफ घूरते हैं और एंग्रीली मटर करते हैं कि अब उनका सब्र खत्म हो चुका है। किंग बोल्डली आसमान को चैलेंज करते हैं, स्टेट करते हुए कि अगर हेवन बारिश करना ही चाहता है तो बस कर दे। वो अपने दांत पीसते हैं, एक्सेप्ट करते हुए कि बुरे से बुरा यही होगा कि उन्हें एक ह्यूमिलिएटिंग कन्फेशन ऑफ गिल्ट इशू करना पड़ेगा। कुछ ऑफिशियल मलिशियसली हेवन से प्रे करते हैं कि वो उनके रेकलेस किंग को पनिश करे ताकि उन्हें फाइनली अपनी ग्रेव मिस्टेक का एहसास हो। इस दौरान पैनिक्ड मिनिस्टर्स उस टेरिफाइंग वेदर को एक डार्क ओमन की तरह देखते हैं, क्वेश्चन करते हुए कि क्या इसका ये मतलब है कि नानू में उनकी आने वाली वॉर पूरी तरह से हार जाएंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का भारी डर था कि इन कंडीशंस में बैटलफील्ड की तरफ मार्च करने का मतलब वहां सबकी मौत है। अंकल निंग आसमान की तरफ देखते हैं, वो एंक्शियसली होप करते हैं कि बस तेज बारिश ना हो। मास्टर ऑफ सेरेमनीज की बूमिंग आवाज उस टेंशन को कट करती है, सेरेमनी के फोर्थ स्टेप को अनाउंस करते हुए द फर्स्ट ऑफरिंग। उन स्पाइटफुल मिनिस्टर्स के बीच एक विकेड डिलाइट फैल जाती है, जो ग्लीफुली नोट करते हैं कि सैक्रिफिशियल मेमोरियल को चांट करने का वक्त फाइनली आ गया है। वो कोल्डली प्रिडिक्ट करते हैं कि निंग जेंग थरोली खुद को डिसग्रेस करेगा और इस प्रोसेस में किंग को भी हेविली शेम करेगा। वो मॉकिंगली पॉइंट आउट करते हैं कि फिफ्थ प्रिंस करंटली एक पत्ते की तरह कांप रहा है और क्वेश्चन करते हैं कि वो ऑल्टर तक चलकर जाएगा भी कैसे। इस बात से अटली कन्विंस्ड होकर कि हेवन एक्टिवली यू को पनिश करना चाहता है, वो हेटर्स स्नीयर करते हैं कि निंग जेंग इतना ओवरवेलमिंगली नर्वस है कि स्टेज पर कदम रखते ही वो डेफिनेटली अपने आप को एम्बेरस कर लेगा। निंग जेंग स्लोली शेक करते हुए स्टेयर्स से ऊपर जाना शुरू करता है। कोर्ट की उन मॉकिंग आंखों से छिपकर एक मैकेनिकल क्लिक की आवाज आती है, जैसे ही एक ऑटोमेटिक इंजेक्शन मैकेनिज्म परफेक्टली ट्रिगर होता है। ये शेन लाइन के स्पेशलाइज्ड पोर्शन को यूज करने का एग्जैक्टली राइट टाइम था। जैसे ही वो फ्लूइड इंस्टेंटली उसके सिस्टम में इंजेक्ट होता है, एक फेमिलियर सर्जिंग सेंसेशन निंग जेंग को कंप्लीटली वॉश ओवर कर लेती है। एक ओवरवेलमिंग और डोमिनेंट थॉट प्रिंस के दिमाग को भर देता है, जिससे उसे फील होता है कि हेवन और अर्थ के बीच सिर्फ वही अकेला एब्सोल्यूट सुप्रीम रेन करता है। अचानक बादल गरजने की एक एगनाइजिंगली लाउड क्रैक कोर्टयार्ड को वायलेंटली हिला देती है, जिसकी वजह से कई ऑफिशियल्स शेयर टेरर में चिल्ला पड़ते हैं। दो पैनिक्ड आदमी पीछे की तरफ स्टंबल कर जाते हैं, चिल्लाकर पूछते हैं कि कोई जल्दी से मिनिस्टर झाओ को सपोर्ट करने में मदद करे। येट इस डेफनिंग केओस के बीच देखने वाले शेयर डिसबिलीफ में गैस्प करते हैं जब उन्हें रियलाइज होता है कि फिफ्थ प्रिंस पर उस टेरिफाइंग थंडर का कंप्लीटली कोई असर नहीं हुआ था। क्राउड के बीच एक स्टन मर्मर स्वीप करती है जब वो नोटिस करते हैं कि निंग जेंग की ऑरा ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी है, और वो इस बात से बिविल्डर्ड थे कि उस हकलाते हुए प्रिंस के अंदर अब अचानक से एक ट्रू किंग जैसी इंपोजिंग बेयरिंग कहां से आ गई। टॉल खड़े होकर और एब्सोल्यूट अथॉरिटी एग्ज्यूट करते हुए निंग जेंग अपना मुंह खोलता है और उसमें से एक रिदमिक ब्यूटिफुली आर्टिकुलेट आवाज फ्लो आउट होती है, जो डीप और कंट्रोल्ड ब्रेथ से भरी थी। वो मेजेस्टिकली प्राइमोर्डियल एज के उस डॉन के बारे में चांट करता है जब केओस का राज था, डिस्क्राइब करते हुए कि कैसे 5 एलिमेंट्स ने मूव करना शुरू किया जबकि 2 लुमिनरीज अभी तक ब्राइट नहीं थे। उसके बूमिंग वर्ड्स इन सब के बीच एक फर्म स्टांस को डिटेल करते हैं, जहां साउंड और साइलेंस परफेक्टली इंट्वाइंड थे। वो उस मैग्निफिसेंट मेमोरियल को कंटिन्यू रखता है, रिकाउंट करते हुए कि कैसे डिवाइन एम्परर जजमेंट शुरू करने के लिए नीचे आए थे। उन्होंने हेवन, अर्थ और मैनकाइंड को एस्टैब्लिश किया ताकि सभी चीजें अन्यू पैदा हो सके। पूरी कोर्ट अटली फ्लैबरगास्टेड रह जाती है, क्वेश्चन करते हुए कि क्या ये फ्लॉलेसली आर्टिकुलेट स्पीकर सच में वो हकलाता हुआ फिफ्थ प्रिंस ही है। वो इस अस्टॉनिशिंग चैंटिंग इफेक्ट पर मावल कर रहे थे कि तभी यूनिक लीजी म्यूजिक स्टार्ट करने का कमांड देते हैं। इसके साथ ही ओग्रेन म्यूजिक ऑफिशियली बजना शुरू हो जाता है। तभी ऑफिशियल्स मावल करने लगते हैं कितना अस्टॉनिशिंग है, थंडर स्टॉप हो गया है, क्या ऐसा हो सकता है गॉड्स ने सुनना शुरू कर दिया है। ठीक उसी मोमेंट पर शैडोज में छिपे हुए ग्रैंड यूनिक लिमू पूरी तरह से लेजेंडरी हेवनली डीमन साउंड टेक्निक को एक्टिवेट कर देते हैं। वो मार्शल ग्रैंड मास्टर वायलेंटली निंग जेंग के स्पोकन वर्ड्स में एक शेयर अनस्टॉपेबल पावर इन्फ्यूज कर देते हैं। हालांकि प्रिंस की आवाज वॉल्यूम में सिग्निफिकेंटली लाउडर नहीं होती, पर वो इंस्टेंटली इमेंस फोर्स, डीप पेनिट्रेशन और सोल शेकिंग इंपैक्ट से सैचुरेट हो जाती है और उस मैसिव स्क्वायर के आर पार ब्रिलियंट पिंक साउंड वेव्स के फॉर्म में रेडिएट करने लगती है। शॉक्ड ऑफिशियल्स ऑल्टर की तरफ घूरते हैं, ये जानने की डिमांड करते हुए कि प्रिंस की आवाज में इतना स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन और शॉक कहां से आ गया। वो फ्रैंटिकली वंडर करते हैं कि क्या निंग जेंग ने सीक्रेटली कोई स्पेशल टेक्निक प्रैक्टिस की थी, जबकि साइमल्टेनियसली ये एडमिट करते हैं कि इस टेक्स्ट का कॉम्पोजिशन अपने आप में इनक्रेडिबली गुड है। अचानक क्राउड को एक मिराकुलस रियलाइजेशन हिट करता है, वो टेरिफाइंग थंडर एक्चुअली रुक चुकी थी। ऑस्ट्रक विस्पर्स फैलने लगती हैं, ये सजेस्ट करते हुए कि शायद गॉड्स खुद सच में इस मैग्निफिसेंट चांट को सुन रहे हैं। नीचे मैसिव कोर्टयार्ड में हेविली आर्म्ड सोल्जर्स अपने अंदर एड्रेनालिन का एक ओवरवेलमिंग सर्ज फील करते हैं, उनकी रगों में उनका खून वायलेंटली उबलने लगता है। हाइप्ड वॉरियर्स अग्रेसिवली शाउट करते हैं कि वो इमीडिएटली फाइट करना चाहते हैं, ठीक इसी सेकंड मार्शल मेरिट अचीव करने के लिए डेस्परेट थे। उस स्प्रॉलिंग एंशिएंट ऑल्टर के ठीक ऊपर वो थिक ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स अचानक बीच से हट जाते हैं, जिससे डिवाइन लाइट का एक ब्लाइंडिंग गोल्डन पिलर वायलेंटली नीचे क्रैश करता है और निंग जेंग के मैजेस्टिक फिगर को इल्यूमिनेट कर देता है। स्टंट क्राउड ये नोट करती है कि कोर्टयार्ड के थ्रू चीरने वाली इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग विंड के बावजूद प्रिंस की मैग्निफिसेंट चैंटिंग कंप्लीटली अनअफेक्टेड रहती है।
देखने वालों के ऊपर एक पोएटिक ऑ छा जाती है जब उन्हें रियलाइज होता है कि एक गोल्डन स्केल्ड फिश कोई ऑर्डिनरी क्रीचर नहीं होती, और जब वो रेजिंग स्टॉर्म से मिलती है तो वो फ्लॉलेसली एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उस मिराकुलसली क्वाइट स्काई की तरफ ऊपर देखते हुए शेनलांग एब्सोल्यूट डिसबिलीफ में सोचता है कि क्या हेवन सच में उनको फेस दे रहा है। क्राउन प्रिंस निंग यी और प्राइम मिनिस्टर जू फ्रोजन खड़े रह जाते हैं। उनके चेहरे पेल पड़ चुके थे और आंखें शौक से फटी की फटी थीं जब वो अनकंट्रोलेबली स्टैमर करते हैं, जबकि अंकल निंग क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये सब सच में हेवन की ट्रू विल हो सकती है। ठीक क्वार्टर फिनाल बाद निंग जेंग फ्लॉलेसली उस मैसिव सैक्रिफिशियल मेमोरियल का चांट फिनिश कर लेता है। एक हैवी एब्सोल्यूट साइलेंस कोर्टयार्ड को ब्लैंकेट कर लेती है, जो अब एक परफेक्टली सनी स्काई की वार्म लाइट से नहाया हुआ था। फिर ऑफिशियल्स के बीच से प्रेज की एक ओवरवेलमिंग वेव इरप्ट होती है, जो ओपनली रोते हैं और उस टेक्स्ट को अटली सोल स्टरिंग डिक्लेयर करते हैं। वो ब्राइट ब्लू हेवंस की तरफ पॉइंट करते हैं, खुशी से सेलिब्रेट करते हुए कि आसमान क्लियर हो चुका है और हेवन उनकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा है, जो एक ग्रेट फॉर्च्यून का मैसिव स्ट्रोक सिग्निफाई कर रहा था। लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव की डेफनिंग चीयर्स उस एंशिएंट ऑल्टर के आर पार किसी थंडर की तरह एको करती है। हजारों आवाजें यूनाइट होकर माइटी नेशन ऑफ यू की प्रेजेस स्क्रीम करती हैं और हिज मैजेस्टी के लिए एक रिमार्केबल लॉन्ग लाइफ की विश करती हैं। फोर फ्रंट पर खड़े किंग निंग युआंगशन उस मिराकुलस सीन को शेयर एरोगेंट ट्रायम्फ के लुक से देखते हैं और लाउडली इस आउटकम को एब्सोल्युटली एक्सीलेंट और परफेक्ट कहकर प्रेज करते हैं। उनके होठों से एक बूमिंग एक्सटैटिक हंसी निकल पड़ती है जैसे ही वो इस सुप्रीम विक्ट्री का जश्न मनाते हैं। किंग प्राउडली डिक्लेयर करते हैं कि इस बार उन्होंने वार नहीं किया था, बल्कि हेवन ने खुद उन डिफाइंड मिनिस्टर्स के मुंह पर वायलेंटली थप्पड़ मारा है। डोमिनेंट कॉन्फिडेंस से ओवरफ्लो करते हुए किंग निंग युआंगशन अपना सिर ऊपर उठाते हैं, चिल्लाते हुए कि अब हेवन भी उनकी साइड खड़ा है, जो उनकी एब्सोल्यूट डेस्टिनी को सीमेंट कर रहा था। मैसिव कोर्टयार्ड में एक हेवी सेंस ऑफ ऑ छा जाता है जैसे ही ऑफिशियल्स नर्वसली एक दूसरे से विस्पर्स एक्सचेंज करते हैं, क्वेश्चन करते हुए कि क्या ये मिराकुलस इवेंट सच में हेवन की मर्जी हो सकती है। वो एब्सोल्यूट डिसबिलीफ में घूरते हैं, ये सोचते हुए कि क्या सच में फिफ्थ प्रिंस निंग जेंग को गॉड्स की अल्टीमेट प्रोटेक्शन मिल चुकी है। उनकी मर्मर्स और तेज होने लगती है जब वो पूछते हैं कि क्या ये कभी हकलाने वाला प्रिंस सच में यूए का हेवन अपॉइंटेड रूलर हो सकता है, ये रीजन देते हुए कि ठीक उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर ऐसे डिवाइन ओमन्स अपीयर होने का इसके अलावा और कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। अचानक एंशिएंट ऑल्टर के आर पार एक बूमिंग आवाज एको करती है, ऑफिशियली अनाउंस करते हुए कि हेवन सैक्रिफाइसिंग सेरेमनी कंक्लूड हो चुकी है। अपनी इस ट्रायम्फेंट फेस स्लैपिंग विक्ट्री से ओवरजॉयड होकर किंग निंग युआंगशन इमेंस प्राइड के साथ बीम करते हैं और लाउडली इस आउटकम को एक्सीलेंट डिक्लेयर करते हैं और पास ही खड़ा क्राउन प्रिंस कंप्लीट डिसबिलीफ में था। क्राउन प्रिंस को एक डार्क रियलाइजेशन उनके ख्यालों पर शैडो डाल देती है जब वो खुद से एडमिट करता है कि हेवंस विल सच में एक टेरिफाइंग फोर्स है। वो इंटरनली प्रिडिक्ट करता है कि ये मिराकुलस मैटर श्योरली पूरे रियल्म में फैल जाएगा, जिसकी वजह से हर कोई पब्लिकली ये प्रोक्लेम करने लगेगा कि डेस्टिनी अब उसके यानी क्राउन प्रिंस के साथ नहीं जुड़ी है। ट्रायम्फेंट ऑल्टर से बहुत दूर जू रेजिडेंस की ग्रैंड डिमली लिट स्टडी के अंदर एक बिल्कुल ही अलग सीन अनफोल्ड हो रहा था। क्राउन प्रिंस निंग यी जू होंगजू के सामने खड़े थे। उनका चेहरा डेस्परेट एंग्विश से ट्विस्ट हो रखा था जैसे ही उन्होंने पूछा कि उनके खुद के फादर उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। क्राउन प्रिंस बिटरली पास्ट को याद करते हैं, जू होंगजू को याद दिलाते हुए कि जब जांगली डिस्ट्रॉय हुआ था तो किंग निंग युआंगशन बिना घर के एक कुत्ते की तरह थे, जो दिन रात एक कांस्टेंट एगनाइजिंग फियर में जीते थे। निंग यी पैशनेटली डिटेल देते हैं कि कैसे उनके फादर ने पावरफुल जू फैमिली का फेवर पाने के लिए डेस्परेटली अपनी ओरिजिनल वाइफ को कैलसली बाहर निकाल फेंका और जू क्लैन की औरत को क्वीन की सुप्रीम पोजीशन पर एलिवेट कर दिया। क्राउन प्रिंस अपनी फ्यूरियस रैंट कंटिन्यू रखते हैं, स्टेट करते हुए कि उनके फादर को उन्हें बचाने के लिए यांजिंग में जू फैमिली के सामने भीख मांगनी पड़ी थी और इस प्रोसेस में उन्होंने जू होंगजू के सामने पूरी तरह से खुद को हम्बल कर लिया था। वो डिमांड करते हैं कि क्या उनके फादर अब वो शर्मनाक बातें पूरी तरह भूल चुके हैं जो अब वो इतना फियर्सली प्राउड एक्ट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जू एंग्रीली कंक्लूड करते हैं कि निंग युआंगशन ने कंप्लीटली उनकी जू फैमिली के फेस को डिनाई किया है और डिक्लेयर करते हैं कि क्राउन प्रिंस का रूथलेस इंटेंशन है कि वो अपनी वास्ट इन्फ्लुएंस यूज करके यांजिंग से डायरेक्टली किंग पर प्रेशर डलवाएंगे। अपने डेस्क पर कामली बैठे हुए और एक कप गर्म चाय पूर करते हुए जू होंगजू जेंटली उस इंपल्सिव क्राउन प्रिंस को करेक्ट करते हैं। वो एल्डर स्टेट्समैन एक्सप्लेन करते हैं कि ग्रेट यान के एम्परर एक्चुअली ये होप करते हैं कि वैसल किंगडम्स के एयर्स मार्शल रूलर्स के बजाय स्कॉलरली रूलर्स हों, सिंपली इसलिए क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। हालांकि जू होंगजू नोट करते हैं कि इस तरह के हैवी हैंडेड मैनूवर्स लेने का प्रिसाइज टाइम अभी नहीं आया है। वो एक्नॉलेज करते हैं कि आज ऑल्टर पर जो सीन हुआ वो वाकई डीपली शॉकिंग था, पर वो निंगवी को याद दिलाते हैं कि इस दुनिया के लोग इनहेरेंटली फॉरगेटफुल होते हैं। वो क्राउन प्रिंस को एडवाइस देते हैं कि इसके इम्पैक्ट को सिंपली डाइल्यूट कर दो, उन्हें अश्योर करते हुए कि ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में हर कोई इस डिवाइन मिरेकल को पूरी तरह भूल जाएगा। निंगी इमीडिएटली प्रोटेस्ट करते हैं, अग्रेसिवली आर्ग्यू करते हुए कि निंग जेंग का फेम ड्रास्टिकली बढ़ चुका है। क्राउन प्रिंस को चिंता थी कि अब से जब भी फिफ्थ प्रिंस का जिक्र होगा लोग ऑटोमेटिकली यही सोचेंगे कि डेस्टिनी उसको फेवर करती है। जू होंगजू इस कंसर्न को इंटायरली डिसमिस कर देते हैं, रेपुटेशन को ईस्ट विंड से कंपेयर करते हुए जो वेस्ट विंड के अगेंस्ट बहती है, एक हमेशा दूसरे को इस एवर चेंजिंग साइकिल में ओवरकम कर ही लेती है। वो स्ट्रिक्टली निंग वी को वार्न करते हैं कि वो निंग जेंग को डायरेक्टली सप्रेस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनका खुद का रॉयल स्टैचर नीचे गिरेगा। एक कोल्ड कैलकुलेटिंग गेज के साथ आगे की तरफ लीन होते हुए जू होंगजू नेक्स्ट स्टेप्स लेआउट करते हैं, स्टेट करते हुए कि निंग यी को 2 क्रिटिकल चीजें करनी होंगी। फर्स्ट, वो ननू के अगेंस्ट होने वाली इंपेंडिंग वॉर पर एम्फसाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हुए कि ये एक ऐसी मैसिव बैटल है जिसे यू नेशन को एब्सोल्युटली जीतना ही होगा और वो इसमें हारना अफोर्ड नहीं कर सकते।
ग्रैंडफादर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अगर विक्ट्री मिलती है तो क्राउन प्रिंस को आगे बढ़कर ट्रायम्फ के सबसे बड़े फ्रूट्स को सीज करना होगा, उन्हें एश्योर करते हुए कि इससे मिलने वाला मिलिट्री फेम आसानी से उस सेरेमनी के इम्पैक्ट को 10 गुना पीछे छोड़ देगा। निंग यी हेजिटेट करते हैं, अपने ग्रैंडफादर से पूछते हुए कि क्या इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें पर्सनली नानू जाकर आर्मी कमांड करनी चाहिए। क्राउन प्रिंस कंप्लेन करते हैं कि उनके फादर ऑलरेडी उनके खिलाफ एक डीप बिटर प्रेजुडिस रखते हैं। उन्हें इस बात का डर था कि अगर विक्ट्री मिल भी गई तब भी किंग उन्हें एब्सोल्युटली उसके रिजल्ट्स एंजॉय नहीं करने देंगे। जू होंगजू के चेहरे पर एक स्लाइड लुक आता है जैसे ही वो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या होगा अगर सिचुएशन इस तरह से डेस्परेट हो जाए कि सिर्फ क्राउन प्रिंस ही वहां जा सके। वो पॉइंट आउट करते हैं कि अगर निंग वाई उस स्पेसिफिक सिनेरियो में रिफ्यूज करते हैं तो ये डायरेक्टली उस मैसिव वॉर के फाइनल आउटकम को अफेक्ट कर सकता है। इस ब्रिलियंट स्कीम को समझते ही निंग वाई की आंखें फैल जाती हैं और वो पूछते हैं कि क्या उनके ग्रैंडफादर जनरल नंगोंग एओ की बात कर रहे हैं। क्राउन प्रिंस एडमिट करते हैं कि उन्होंने जनरल को कई बार हिंट दिया है, पर नंगोंग एओ स्टबनली अनमूव्ड रहा है। जू होंगजू नानू में मिलिट्री लेआउट एक्सप्लेन करते हैं, नोट करते हुए कि वहां 2 प्राइमरी आर्मी स्टेशन है। एक को जूलिन लीड कर रहा है जो क्राउन प्रिंस के लिए फियर्सली लॉयल है, जबकि दूसरी को नंगोंग एओ लीड कर रहा है जो स्ट्रिक्टली किंग के लिए लॉयल है। एल्डर स्टेट्समैन कॉन्फिडेंटली स्टेट करते हैं कि क्रिटिकल मोमेंट आने पर नंगोंग एओ डेफिनेटली आगे आकर बोलेगा। इस मैसिव रेवलेशन से शॉक्ड होकर निंग यी पूछते हैं कि क्या जू क्लैन ने ऑलरेडी फियर्सली लॉयल नंगोंग एओ पर टोटल कंट्रोल गेन कर लिया है। सेकंड मैटर पर मूव करते हुए जू होंगजू का टोन लीथल हो जाता है जब वो डिक्लेयर करते हैं कि निंग जिंग को एब्सोल्युटली किसी भी हाल में और स्ट्रॉन्ग ग्रो नहीं होने दिया जा सकता। वो जल्दी से अपनी स्टेटमेंट रिफाइन करते हैं, क्लैरिफाई करते हुए कि ज्यादा प्रिसाइसली कहें तो शेन लैंग को आगे स्ट्रॉन्ग ग्रो नहीं करने देना है। निंग यी ईगरली पूछते हैं कि क्या वो तियान्या हेगे की फॉर्मिडेबल माइट का यूज करके सिंपली शेन लैंग को डायरेक्टली कैप्चर कर सकते हैं। जू होंगजू इंस्टेंटली इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं, स्टेट करते हुए कि एक मामूली शेन लैंग इस लायक नहीं है कि तियान्या हेगे उसके लिए अपने डिवाइन हैंड्स गंदे करे, क्योंकि वो लोग इस तरह का पब्लिक डिस्ग्रेस अफोर्ड नहीं कर सकते। क्राउन प्रिंस फिर फुटू माउंटेन को यूज करने का सजेस्ट करते हैं, पॉइंट आउट करते हुए कि शेन लैंग के रीसेंट आउटरेजियस एक्शंस ऑलरेडी उनकी लिमिट्स को हेविली प्रोवोक कर चुके हैं। जू होंगजू एक बार फिर अपना सिर हिलाते हैं, एक्सप्लेन करते हुए कि फुटू माउंटेन का ट्रू स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक्चुअली यू के अंदर लाई नहीं करता। वो नोट करते हैं कि हालांकि शेन लैंग के ब्रेजन डीड्स ने सर्टेनली उनकी लिमिट्स टेस्ट की हैं, पर उसने कंप्लीटली अभी तक लाइन क्रॉस नहीं की है। फ्रस्ट्रेटेड होकर निंग यी पूछते हैं कि क्या उन्हें सिंपली पीछे बैठकर शेन लैंग को बिना किसी रिस्ट्रेंट के रेकलेसली एक्ट करने देना चाहिए, स्पेसिफिकली हाईली कवेटेड निर्वाणा आर्मी का जिक्र करते हुए। जू होंगजू जेंटली क्राउन प्रिंस को याद दिलाते हैं कि वो ऑलरेडी शेन लैंग के अगेंस्ट कोवर्ट एक्शन ले चुके हैं। एल्डर निंग यी को एडवाइस देते हैं कि कुछ डेलिकेट मैटर्स हैं जिन्हें वो सेफली थर्ड प्रिंस निंग क्यूआई के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जू होंगजू लॉजिकली रीजन देते हैं कि एट द वेरी लीस्ट जब बात शेन लैंग और निंग झेंग को टारगेट करने की आती है तो दोनों राइवल प्रिंसेस का एग्जैक्ट सेम गोल है और एक साथ मिलकर काम करने से इस एग्जीक्यूशन को ज्यादा थरो और परफेक्टली फ्लॉलेस बनाया जा सकता है। इस इनक्रेडिबली डेलिकेट पॉलिटिकल क्लाइमेट की वजह से क्राउन प्रिंस निंग यी नेचुरली डायरेक्टली थर्ड प्रिंस निंग ची से मिलने का रिस्क नहीं लेंगे। इसकी जगह एक हाईली सीक्रेटिव मीटिंग शैडोज में उनकी रिस्पेक्टिव फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच अरेंज की जाती है, जुओ जाओयन और जुओ जुए। जुओ जाओयन क्राउन प्रिंस की ट्रस्टेड कॉन्क्यूबाइन, हिडन युआन सोसाइटी की एक प्रोमिनेंट मेंबर और निंगहान की स्टॉन्च एलाई के रूप में सर्व करती है। उससे मिलने आई शू शू, यान ननफिंग की डायरेक्ट डिसाइपल, शुएचे की बेटी, निंगची की सेकंड वाइफ और फुटू माउंटेन की एक फॉर्मिडेबल मेंबर थी। क्राउन प्रिंसेस रेजिडेंस के ऑपुलेंट हॉल्स की तरफ से जुओ जाओयन पोलाइटली बो करती है और ऑफिशियली सिस्टर जू को ग्रीट करती है। सीन सीमलेसली टियान्यू गवर्नर्स रेजिडेंस में शिफ्ट होता है, जहां श्री शू रिस्पेक्टफुली जेस्चर रिटर्न करती है सिस्टर जुओ को ग्रीट करते हुए। सीधे काम की बात पर आते हुए जुओ जाओयन स्टेट करती है कि क्राउन प्रिंस का मीनिंग इनक्रेडिबली क्लियर है। उन्हें उन 3000 इम्बिसल्स को कैप्चर करके आपस में एग्जैक्टली आधा आधा बांट लेना चाहिए। श्री शू इमीडिएटली ऑब्जेक्ट करती है इस 50-50 स्प्लिट को इंटायरली अनफेयर बुलाते हुए। वो फर्मली आर्ग्यू करती है कि उन आदमियों को सक्सेसफुली सीज करने के बाद भी उनकी रॉ ब्लड लाइन को एक इलीट मिलिट्री आर्मी में ट्रांसफॉर्म करना हेविली उसके फैक्शन की फुटू माउंटेन के साथ डीप टाइज पर डिपेंड करता है। इसलिए जू डिमांड करती है कि स्प्लिट 1/3 थर्ड प्रिंस के लिए और 1/3 क्राउन प्रिंस के लिए होना चाहिए। जुओ जाओयन इस डिमांड पर स्कॉफ करती है, कोल्डली पॉइंट आउट करते हुए कि हालांकि शू जू के पास फुटू माउंटेन है, पर उसकी साइड के पास तियान्या हेगे की शेयर माइट है। वो कॉन्फिडेंटली असर्ट करती है कि उन्हें एब्सोल्युटली इस स्पेसिफिक टास्क के लिए शू जू के कनेक्शंस पर रिलाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्राउंड पर टैक्टिकल रियलिटी की तरफ फोकस शिफ्ट करते हुए स्यू नोट करती है कि शेन लैंग की ब्लैक मिरर डिवीजन और तियांडाओ सोसाइटी ने ऑलरेडी एक्सट्रीमली सीक्रेट ट्रैवल रूट्स का यूज करते हुए उन 3000 इम्बिसल्स को गार्ड करने के लिए हाईली एलीट एस्कॉर्ट्स डिस्पैच कर दिए हैं। वो प्राउडली स्टेट करती है कि उनको सक्सेसफुली ट्रैक करना इंटायरली उसके शू क्लैन और हेशुताई के वास्ट इंटेलिजेंस नेटवर्क्स पर रिलाई करता है। जुओ जाओयन कंसीड करती है कि हालांकि निर्वाणा आर्मी टेक्निकली शेन लैंग और निंग जेंग की हो सकती है, पर अल्टीमेटली वो हिज मैजेस्टी किंग की है। फिर वो शू स्यू को चैलेंज करती है, पूछते हुए कि अगर वो लोग उस हिडन कॉन्वॉय को ढूंढ भी लेते हैं तो वो लोग करेंगे क्या। जुओ जाओयन क्वेश्चन करती है कि क्या हेशुताई सिंपली ये इन्फॉर्मेशन लीक कर देगा और क्या उनके पास सच में मार्शल मास्टर्स भेजकर वायलेंटली उन आदमियों को सीज करने की कैपेबिलिटी है।
वो मॉकिंगली पूछती है कि क्या साउथ सी सॉर्ड सेक्ट या हेशुता ये मैसिव ट्रीजनस रिस्क उठाने वाले हैं। अनडिटर्ड, सू इस बात को हाईलाइट करके काउंटर करती है कि हिडन युआन सोसाइटी इनक्रेडिबली पावरफुल है और ऑलरेडी किंग के साथ हेविली एट ऑड्स है, ये सजेस्ट करते हुए कि वो लोग डेफिनेटली ऐसे डेंजरस थिंग्स अटेम्प्ट करने की हिम्मत रखते हैं। ये रियलाइज करते हुए कि दोनों म्यूचुअल डिपेंडेंस के एक स्टीलमेट ऐसी जगह जहां कोई पीछे हटने को तैयार नहीं में लॉक हो चुकी है। रोज हाउएन फाइनली रिलेंट करती है और मैटर को सेटल डिक्लेयर करती है। वो अग्री करती है कि एक बार जब वो सक्सेसफुली उन 3000 एम्बेसिल्स को सीज कर लेंगे तो वो वाकई उन्हें हाफ ईच बांट लेंगे। शू के चेहरे पर एक सिनिस्टर स्मर्क आती है जैसे ही वो इस अलायंस को कंफर्म करती है और फर्मली उस हाफ ईच स्प्लिट पर अग्री करती है। वक्त तेजी से गुजरता है और कैपिटल में एक और टेंस 10 दिन निकल जाते हैं। इस पीरियड के दौरान कॉमनर्स में से सपोज्ड गोल्डन ड्रैगन ब्लड का असर ग्रेजुअली फेड होने लगता है, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों को ये रियलाइज होने लगता है कि उन्हें विशियसली डिसीव किया गया है। शुरू में कुछ अफ्लिक्टेड आदमियों ने फूलिशली सोचा कि ये फेडिंग औरतों की वजह से हुई है, जबकि दूसरों ने स्टबर्नली सच को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन चुपके से अपने नोट्स कंपेयर करने के बाद उन सब ने फर्मली कंफर्म कर लिया कि उन्हें थॉरली ट्रिक किया गया था। इनिशियली वो लोग सिर्फ चुपचाप मन में गालियां देने की हिम्मत कर रहे थे, रॉयल रिपरकशन से टेरिफाइड थे, जब तक कि क्राउन प्रिंस और थर्ड प्रिंस की रेजिडेंसेज ने इंटेंशनली एक मैसिव रूमर नहीं फैला दी। गुस्से से भरी मॉब्स के बीच तेजी से ये वर्ड सर्कुलेट होता है कि क्राउन प्रिंस ने ऑफिशियली डिक्री जारी की है कि जो भी इंसान शेन लैंग को पैसा दिया था उसे एब्सोल्युटली पनिश नहीं किया जाएगा। रॉयल प्रोटेक्शन से एम्बोल्डेंड वो फ्यूरियस सिटीजन्स एक साथ रैली निकालते हैं, चिल्लाते हुए कि सबको जाकर अग्रेसिवली शेन लैंग से अपने पैसे वापस मांगने चाहिए। वो वाइल्डली हर किसी को इस मॉब को ज्वाइन करने को बुलाते हैं, एक्साइटेडली नोट करते हुए कि क्राउन प्रिंस इस डिसेप्शन को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते और एक्टिवली चाहते हैं कि वो लोग मैसिव ट्रबल खड़ा करें। मार्की ऑफ चंगपिंग्स रेजिडेंस के ग्रैंड गेट्स के बाहर एब्सोल्यूट केओस इरप्ट हो जाता है। फ्यूरियस आदमियों की एक मैसिव मॉब वुडन स्टिक्स ब्रांडिश करती है और इंसल्टिंग साइंस वेव करती है, फ्यूरियसली चांट करते हुए कि शेन लैंग उनके पैसे वापस करे, इस डिमांड को आसमान में बार बार रिपीट करते हुए। भीड़ विशियस वर्बल अब्यूज फेंकती है। एक आदमी एग्रेसिवली शाउट करके एक डार्क कर्स देता है कि शेन लैंग का पैदा होने वाला बेटा बिना एनस एके गांड के पैदा हो। एक और एनरेज्ड सिटीजन स्क्रीम करता है कि शेन लैंग ने उन्हें धोखा देकर उनके हार्ड अर्न्ड पैसे छीन लिए, उसके लिए एक हाईली मिजरेबल डेथ की बद्दुआ मांगते हुए। एक तीसरा राइटर मॉकिंगली सजेस्ट करता है कि अगर शेन लैंग को पैसों की इतनी ही कमी है तो इनोसेंट पब्लिक को चीट करने के बजाय उसे सिंपली अपनी खुद की औरतों को बेच देना चाहिए। मार्कीज रेजिडेंस की क्वाइट सेफ्टी के अंदर शेन लैंग पूरी तरह अनबॉदर्ड बैठा था उस बाहर चल रहे डेफनिंग प्रोटेस्ट से। उसके बगल में खड़े यूनिकली एक कप चाय पूर करते हैं और रिस्पेक्टफुली यंग मास्टर शेन को वरी न करने को अर्ज करते हैं, उन्हें अश्योर करते हुए कि हिज मैजेस्टी ऑलरेडी स्टेट कर चुके हैं कि वो इन अनरूली लोगों को वायलेंटली एक्सपेल का ऑर्डर दे देंगे। शेन लैंग कामली रिमार्क देता है कि हिज मैजेस्टी एक्चुअली इस मैसिव स्कैम के ट्रू बेनिफिशियरी हैं, जबकि वो सिर्फ उनके लिए ये हैवी ब्लेम अपने सर पर ले रहा है। शेन लैंग नोट करता है कि ये अनबेरेबल प्रेशर ही एग्जैक्टली वो वजह है कि किंग अब इस सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यंग मैन यूनिकली की तरफ मुड़ता है और पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है कि वो वापस हिज मैजेस्टी को रिपोर्ट करें, अपनी होप एक्सप्रेस करते हुए कि ये एस्केलेटिंग मैटर डिसाइसिवली प्रिंस निंग जेंग के थ्रू रिजॉल्व किया जाएगा। यूनिसली अग्री करते हुए नोट करते हैं, स्टेट करते हुए कि ये क्राइसिस निंग जेंग के लिए कैपिटल की सिक्योरिटी को फर्मली हैंडल करने का एब्सोल्यूट परफेक्ट चांस प्रेजेंट करती है और एडवाइस देते हैं कि इस मॉब को अभी अपना राइट कंटिन्यू करने दो। सड़कों पर मॉब का बिहेवियर रैपिडली डिटीरियोरेट होने लगता है। इनिशियली उन्होंने सिर्फ एम्प्टी थ्रेट्स चलाई थी, पर जब मार्की रेजिडेंस की तरफ से एब्सोल्युटली कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो प्रिस्टीन वॉल्स पर डायरेक्ट वाइल इंसल्ट्स लिखने तक एस्केलेट कर गए। अपने वैंडलिज्म पर कोई रिएक्शन ना देखते हुए वो लोग और भी बोल्डर हो गए। इवेंचुअली लाइन क्रॉस करते हुए उन्होंने लिटरल फिल्थ दीवारों के ऊपर से कंपाउंड के डायरेक्टली अंदर फेंकना शुरू कर दिया। एक प्राइवेट कोर्टयार्ड के अंदर एक टेरिफाइड बेबी की पियर्सिंग क्राइज गूंजने लगती है। एक डीपली डिस्ट्रेस लिटिल बिंग अपने रोते हुए बच्चे को क्रेडल करती है और डेस्परेटली अपने सन इन लॉ से ट्रूप्स मोबिलाइज करने की प्लीड करती है। वो रोती है कि मॉब की वजह से ये इनोसेंट बच्चा इतनी बुरी तरह डर गया है कि वो कई दिनों से सो भी नहीं पाया है, और जेंटली बच्चे को चुप कराती है डरने से। शेन लैंग की आंखें कोल्ड कैलकुलेशन से नैरो हो जाती है जैसे ही वो अपनी वाइफ से प्रॉमिस करता है कि ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। वो एक्सप्लेन करता है कि प्रिंस निंग जेंग की सिटी गार्ड की इंटेंस ट्रेनिंग अब लगभग कंप्लीट हो चुकी है। शेन लैंग चिलिंगली डिक्लेयर करता है कि एक बार जब प्रिंस कंप्लीटली इस मिलिट्री फोर्स को कंट्रोल कर लेंगे तो इन थगिश राइटर्स को एक सिंगल डेविस्टेटिंग स्वीप में कंप्लीटली वाइप आउट किया जा सकता है। वो रिवील करता है कि सिर्फ तभी वो उस मैसिव न्यू प्लान को कैरी आउट कर सकते हैं जिसे वो ऑलरेडी हिज मैजेस्टी के साथ डिस्कस कर चुका है। किंग के साथ एक्सटेंसिवली कम्युनिकेट करने के बाद इनर सर्कल ने डिसाइड किया था कि कैपिटल की पब्लिक ऑर्डर का एक मैसिव अनप्रेसिडेंटेड क्लीन अप लॉन्च किया जाएगा, जिसका ऑफिशियली नाम रखा गया स्प्रिंग थंडर ऑपरेशन। इस वायलेंट पर्ज के पीछे का जस्टिफिकेशन क्लियर था। मैसिव वॉर ऑफ नेशंस जल्द ही इरप्ट होने वाली है और ऐसे क्रिटिकल टाइम पर घर पर एक परफेक्टली स्टेबल एनवायरनमेंट मेंटेन रखना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। इसलिए यह डिक्री जारी की गई कि कैपिटल को प्लेग करने वाले सारे हुलिगन्स, रफियंस और मैलिग्नेंट एलिमेंट्स को एक सिंगल एब्सोल्यूट स्ट्राइक में वायलेंटली स्वीप अवे कर दिया जाएगा, ये इंश्योर करते हुए कि सभी डीमंस और मॉन्स्टर्स परमानेंटली एलिमिनेट हो जाएं। मैक्सिमम इफेक्टिवनेस इंश्योर करने के लिए किंग ने यहां तक कि डायरेक्टली निंग जेंग को एक हाईली सीक्रेट डिक्री जारी की जिसमें ऑफिशियली 3000 लोगों के इमीडिएट एग्जीक्यूशन को ऑथराइज किया गया था। ओरिजिनली किंग का मारने का एब्सोल्युटली कोई इंटेंशन नहीं था,
वो सिर्फ ट्रबल मेकर्स को एक्साइल करना चाहते थे, पर इन स्काउंड्रल्स ने सेक्रेड हेवन सैक्रिफाइसिंग सेरेमनी के बाद भी इतना मैसिव ट्रबल खड़ा करने की हिम्मत की, किंग की अथॉरिटी को एब्सोल्युटली कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाई। शेन लैंग फ्रंट गेट्स की तरफ ग्लेयर करता है और मेंटली उन राइटर्स से प्रॉमिस करता है कि वो यूजलेस वोस्ट्रल्स और उनके साथ आए सभी थग्स का काम पूरी तरह तमाम होने वाला है। वो कोल्डली उन्हें बस तब तक वेट करने की एडवाइस देता है जब तक निंग झेंग पूरी तरह से सिटी गार्ड का कंट्रोल नहीं ले लेता। हेवन सैक्रिफाइसिंग सेरेमनी के मिरेकुलस इवेंट्स के बाद निंग झेंग सक्सेसफुली हेवंस चोजन होने की हाईली रिवियर्ड रेपुटेशन गेन कर चुका था। भले ही कोर्ट के सिनिकल नोबल्स के लिए इस डिवाइन टाइटल का कोई खास मतलब ना हो, पर इसने निंग झेंग की डायरेक्ट कमांड के अंदर सिटी गार्ड के रैंक एंड फाइल सोल्जर्स को हेविली इंप्रेस किया था। उनके एब्सोल्यूट ऑ से एम्पावर होकर मिलिट्री ट्रेनिंग का जो काम नॉर्मली कई एगनाइजिंग महीनों में पूरा होना था, वो बस फ्लॉलेसली एक ही महीने में कंप्लीट हो गया। इस डिवाइन रिस्पेक्ट के जरिए निंग झेंग ने सक्सेसफुली उस मैसिव सिटी गार्ड पर अपना इनिशियल एब्सोल्यूट कंट्रोल अचीव कर लिया। स्प्रॉलिंग नॉर्दर्न हंटिंग ग्राउंड्स में ब्राइट सन के नीचे हजारों हेविली आर्मर्ड सोल्जर्स परफेक्ट इंटिमिडेटिंग फॉर्मेशन में खड़े थे। मैसिव आर्मी को ओवरलुक करते हुए एक हाई पोडियम पर खड़े निंग झेंग के गोल्डन रोब्स हवा में फड़फड़ा रहे थे और उसके साथ यूनिक्सली और एक काम कु येचेन खड़े थे। कु येचेन ने लाउडली अनाउंस किया कि आज उनकी ट्रेनिंग एंड हो गई है और वो आज अपना फर्स्ट मिशन करेंगे। रैंक्स के बीच एक कंफ्यूजन का मर्मर रिपल करता है जब एक सोल्जर क्वेश्चन करता है कि एक सिंगल मिशन के लिए इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा किए गए हैं। दूसरा ऑ में विस्पर करता है, वंडर करते हुए कि क्या सच में कुछ बहुत मेजर होने वाला है। यह सस्पेंस तब टूटता है जब स्प्रिंग थंडर ऑपरेशन ऑफिशियली बिगिन होती है। यूनिटली एक गोल्डन स्क्रोल खोलते हैं और आर्मी को घुटनों पर बैठकर हिज मैजेस्टी की रॉयल डिक्री रिसीव करने का शाउट करते हैं। पूरी आर्मी परफेक्ट यूनिसन में अपने घुटनों पर बैठ जाती है और अपना एब्सोल्यूट ओबीडियंस रोर करती है। यूनिटली की बूमिंग आवाज ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर एको करती है, स्टेट करते हुए कि रिसेंटली कैपिटल एक डीप टर्मोइल में चला गया है। वो डिक्री सुनाते हैं कि लोग अनसेटल्ड हैं और लॉलेस मैन ओपनली रैम्पेजिंग कर रहे हैं, रिपीटेडली सेक्रेड लॉ को वायलेट कर रहे हैं और हर किसी को शॉक कर रहे हैं। नेशन को फर्मली सिक्योर करने और इनोसेंट लोगों के लिए एब्सोल्यूट पीस इंश्योर करने के लिए किंग ने ऑफिशियली स्प्रिंग थंडर ऑपरेशन लॉन्च करने का डिसीजन लिया है, जिसका मकसद कैपिटल में छुपे हुए सारे लॉ ब्रेकर्स को वायलेंटली स्वीप अवे करना है। डिक्री एक्सप्लिसिटली वार्न करती है कि यह एक्शन इनक्रेडिबली स्ट्रिक्ट और हाईली सिवियर होगा, चाहे जो भी इसमें इन्वॉल्व हो उस पर एब्सोल्युटली कोई मर्सी नहीं दिखाई जाएगी। फाइनली यूनिकली अनाउंस करते हैं कि मार्की ऑफ चेंगपिंग निंग झेंग को इसके द्वारा ऑफिशियली रॉयल डिक्री से स्प्रिंग थंडर ऑपरेशन का सुप्रीम कमांडर अपॉइंट किया जाता है। निंग झेंग आगे आते हैं। उनकी आंखें एब्सोल्यूट अथॉरिटी से जल रही थीं और वो लाउडली अपनी इस न्यूली फॉर्ज्ड आर्मी को डायरेक्टली कैपिटल में मार्च करने का कमांड देते हैं। सोल्जर्स रिस्पॉन्स में एक डेफनिंग येस रोर करते हैं। मीनवाइल मार्की ऑफ चैंगपिंग्स रेजिडेंस के बाहर कंप्लीटली ओब्लिवियस मॉब अभी भी अपना विशियस असॉल्ट कंटिन्यू रखती है। वो फ्यूरियसली चैंट करते हैं कि शेन लैंग उनके पैसे वापस करे। एक रायटर एंग्रीली स्क्रीम करता है कि शेन लैंग ने उन्हें धोखा दिया, डिमांड करते हुए कि क्या वो एब्सोल्युटली इस बात से टेरिफाइड नहीं है कि हेवन की बिजली गिरकर उसे वायलेंटली मार डालेगी। दूसरा रायटर एक डेस्पिकेबल इंसल्ट फेंकता है, चिल्लाते हुए कि उसने सुना है शेन लैंग की वाइफ जिन मुलान इस वक्त प्रेग्नेंट है और विशसली प्रिडिक्ट करता है कि उसके पेट से जो बेटा होगा वो डेफिनेटली बिना गांड के पैदा होगा। एक तीसरा रायटर वाइल्डली गेट्स की तरफ पॉइंट करता है, मॉक करते हुए कि अगर शेन लैंग की बीवी का दूसरे मर्दों को सर्व करना उसके मैसिव डेट्स चुकाने के लिए काफी नहीं पड़ रहा, तो शेन लैंग सिंपली अपनी खुद की बॉडी भी बेच सकता है। वो मलिशियसली हंसने लगता है, क्लेम करते हुए कि 5 गोल्ड कॉइन्स पर टाइम के हिसाब से बहुत सारे मर्द श्योरली वहां जाकर उसके मजे लेने आएंगे। मार्की ऑफ चंगपिंग की रेजिडेंस के बाहर वो केओटिक मॉब वायलेंटली गेट्स की तरफ सर्च करती है, अपनी वुडन स्टिक्स हवा में वेव करते हुए और गंदी गालियां फेंकते हुए। तभी अचानक कोई एक फायर टॉर्च फेंकता है जो डायरेक्टली गेट के पास गिरती है। हालांकि उस एग्रेसिव क्राउड के बीच सीमलेसली शेन लैंग के खुद के केयरफुली प्लांट किए हुए स्पाइस छिपे हुए थे। मॉब के अंदर 2 आम आदमियों ने अचानक एटमॉस्फेयर में एक शिफ्ट नोटिस किया और ओवरली एग्रेसिव इंस्टिगेटर्स के एक ग्रुप को बड़ी आंखों से देखते हुए पूछा कि ये किसके आदमी है। वो नर्वसली एक दूसरे से विस्पर करते हैं, ये नोट करते हुए कि हालांकि अपना चोरी हुआ पैसा वापस मांगना इंटायरली जस्टिफाइड है, लेकिन एक्टिवली किसी नोबलमैन के कंपाउंड को आग लगाना सब कुछ चेंज कर देता है। पॉइंट आउट करते हुए कि इस प्रोटेस्ट का फंडामेंटल नेचर अब इंटायरली डिफरेंट हो चुका है। एक और कंफ्यूज्ड बायस्टैंडर एंग्शियसली अलाउड पूछता है कि ये वायलेंट आर्सनिस्ट्स सच में किसके लैकीज हैं। बिना किसी वार्निंग के उन प्लांटेड स्पाइस में से एक अग्रेसिवली अपनी टॉर्च ऊपर उठाता है और भीड़ को रोर करके कहता है कि इस मैसिव रेजिडेंस को पूरी तरह जला दो, क्योंकि अंदर बैठे हुए बास्टर्ड्स उन्हें डेफिनेटली उनके पैसे वापस नहीं देंगे। वो अपनी टॉर्च को डायरेक्टली रूफ पे फेंक देते हैं। एक टेरिफाइड ऑनलुकर प्योर शॉक में गैस्प करता है, पूछते हुए कि क्या ये लोग जेन्युइनली इतने बोल्ड हैं, और लाउडली वंडर करता है कि क्या इतना एक्सट्रीम सीन क्रिएट करने से इनेविटेबली सबके लिए मैसिव ट्रबल खड़ी नहीं हो जाएगी। कुछ ही मोमेंट्स बाद कंपाउंड की वुडन वॉल्स पर ब्राइट ऑरेंज फ्लेम्स वायलेंटली इग्नाइट हो जाती हैं। इंस्टिगेटर्स उस डिस्ट्रक्शन पर ग्लीफुली चीयर करते हैं और आग को और तेज जलने के लिए स्क्रीम करते हैं। वो विशसली डिमांड करते हैं कि वो रेजिंग फ्लेम्स उस बास्टर्ड शेन लैंग को और उसकी औरत को जलाकर रख कर दे, और अग्रेसिवली स्क्रीम करते हैं कि शेन लैंग फाइनली बाहर आए और उन्हें फेस करे। थिक स्मोक को उठते हुए देखकर राइटिंग क्राउड में खड़े एक आदमी को हेविली स्वेट आने लगता है। उसका चेहरा पेल पड़ जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि कुछ बहुत ज्यादा रॉन्ग हो रहा है। वो फ्रैंटिकली अपने कंपेनियंस को शाउट करता है कि यहाँ एक मैसिव डार्क कंस्पिरेसी चल रही है और उन्हें एब्सोल्युटली यहाँ से इमीडिएटली निकल जाना चाहिए।
जैसे ही वो वहां से भागते हैं, सामने से निंग झेंग के सोल्जर्स उनको ब्लॉक कर लेते हैं। एक और राइटर शेयर पैनिक में स्टैमर करता है और उस ट्रैप्ड क्राउड के बीच डेस्परेटली इधर उधर देखते हुए पूछता है कि अब वो यहां से लीव कैसे कर सकते हैं। आर्मर्ड बूट्स का हेवी रिदमिक थड अचानक स्टोन स्ट्रीट को हिला देता है, जिसके चलते वो थग्स और रफियंस जो उन वेस्ट्रल नोबल्स को ईगली फॉलो कर रहे थे, एब्सोल्यूट टेरर में फ्रीज हो जाते हैं। टावरिंग सिटी गार्ड्स जो थिक आर्मर और फेसलेस आयरन हेलमेट्स में हेवीली क्लैड थे, वायलेंटली स्क्वायर में मार्च करते हैं और सारे एस्केप रूट्स को कंप्लीटली कट ऑफ कर देते हैं। कुयिचन फ्यूरियसली अपना वेपन मॉब की तरफ पॉइंट करता है और शाउट करता है कि उन्होंने एक्चुअली मार्किव चंगपिंग की रॉयल रेजिडेंस में आग लगाने की हिम्मत की है, उनके इस ब्लेटेंट ट्रीजन को कंप्लीटली आउटरेजस लेबल करते हुए। वो एक लीथल कमांड रोर करता है अपने सोल्जर्स को कि वो अग्रेसिवली चार्ज करें और एब्सोल्युटली सभी लॉ ब्रेकर्स को अरेस्ट कर लें। उसकी बूमिंग आवाज डिक्टेट करती है कि जो कोई भी रेजिस्ट करने या भागने की हिम्मत करेगा उसे बिना किसी मर्सी के मार दिया जाएगा। हेवीली आर्म्ड सोल्जर्स रिस्पॉन्स में एक डेफनिंग येस रोर करते हैं और वायलेंटली उस पैनिक्ड मैसेस की तरफ चार्ज करते हैं। एब्सोल्यूट केओस मॉब को कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है। एक डेस्परेट नोबल लीडर वाइल्डली अपने हाथ वेव करता है, स्क्रीम करते हुए कि सब भागो और फोर्सफुली बाहर निकलो। कुछ नोबल फूलिशली उन फ्लीइंग राइटर्स को रीअश्योर करने की कोशिश करता है, चिल्लाते हुए कि रॉयल लॉ इतनी मैसिव क्राउड को पनिश नहीं करेगा, और एरोगेंटली क्लेम करता है कि गार्ड्स एब्सोल्युटली उन्हें मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। शैडो से इस केओटिक सीन को अनफोल्ड होते हुए देखकर कुयिचन कोल्ड सैटिस्फैक्शन के साथ उस पैनिक को ऑब्जर्व करता है, इंटरनली नोट करते हुए कि वो अभी बस इस बात की चिंता कर रहा था कि स्प्रिंग थंडर ऑपरेशन के पास अपने मैसिव स्केल को जस्टिफाई करने के लिए इनफ सॉलिड पब्लिक अचीवमेंट्स नहीं होंगी। जैसे ही मॉब वायलेंटली बचने के लिए स्क्रैम्बल करती है, राइटर्स डिसबिलीफ में रोते हैं, शॉक थे कि रॉयल गार्ड्स एक्चुअली लोगों को मार रहे हैं, जबकि वो तो खुद उन्हीं लोग थे जिन्हें ब्रूटली उनके अपने पैसों से चीटेड गया था। अचानक एरोज का एक लीथल वॉली कॉम्पाउंड के ऊपर के आसमान को कंप्लीटली डार्क कर देता है। जैसे ही कुयिचन अपने आर्चर्स को फायर करने के लिए स्क्रीम करता है और प्योर टेरर की एगनाइजिंग स्क्रीम्स स्ट्रीट के थ्रू एको करती हैं, जब हेवी आयरन एरोज फियर्सली उन फ्लीइंग मर्दों को पियर्स कर देते हैं। कुछ मोमेंट्स बाद स्ट्रीट ईयरली क्वाइट हो जाती है, कंप्लीटली ब्लडीड कॉर्प्सेस और हेवीली इंजर्ड राइटर्स से भरी हुई थी, जो कोल्ड स्टोन फ्लोर पर एगनी में ग्रोन कर रहे थे। हेवीली आर्म्ड सोल्जर्स से घिरे हुए टेरिफाइड सर्वाइवर्स शेयर पैनिक में एक साथ हडल हैं। कुयिचन वायलेंटली उन्हें नीचे गिरने का कमांड देता है, प्रॉमिस करते हुए कि अगर वो नील करेंगे तो उन्हें एब्सोल्युटली नहीं मारा जाएगा। वो ब्रोकन रोते हुए आदमी इमीडिएटली अपने घुटनों पे गिर जाते हैं, एब्सोल्यूट पैरालाइजिंग फियर में कांपते हुए। हालांकि एक एरोगेंट यंग मैन स्टबर्नली उस नीलिंग क्राउड के बीच खड़ा रहता है। कुयिचन डायरेक्टली उसकी तरफ पॉइंट करता है और अग्रेसिवली उस नोबल को भी नील करने का ऑर्डर देता है। यंग मैन स्कॉफ करता है और हॉटली जनरल को एड्रेस करते हुए प्राउडली डिक्लेयर करता है कि उसके फादर हाईली रिस्पेक्टेड अर्ल एन्युआन है। वो फर्मली उस वायलेंट राइट को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, आर्ग्यू करते हुए कि शेन लैंग ने उन्हें धोखा दिया और वो लोग सिर्फ राइटफुली जस्टिस डिमांड करने आए थे, पूछते हुए कि क्या सच में ये इतना रॉन्ग है। वो बोल्डली मार्किव चंगपिंग की सिटी गार्ड पर अक्यूज करता है कि वो नोबल सन्स को एक्टिवली नील करने के लिए फोर्स करके कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो रहे हैं, गार्ड्स को वार्न करते हुए कि वो एब्सोल्युटली इतने मैसिव इंसल्ट के टेरेबल पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कुयिचन उस थ्रेट को इग्नोर करता है और वायलेंटली नील करने का स्ट्रिक्ट ऑर्डर रिपीट करता है। आउटरेज्ड होकर वो नोबल सन चिल्लाता है कि वो गार्ड सिर्फ 1000 सोल्जर्स का कमांडर है। वो एरोगेंटली बोस्ट करता है कि यहां तक कि क्राउन प्रिंस की रॉयल रेजिडेंस के अंदर भी वो एब्सोल्युटली नील नहीं करता। स्लोली उस ब्लड सोक्ड कोर्टयार्ड पर कदम रखते हुए कुयिचन कामली उस डिफाइंट नोबल की आंखों में देखता है और पूछता है कि क्या वो अर्ल एन्युआन का थर्ड सन चेंकियान है। चेंकियान वायलेंटली कुयिचन की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करता है, फर्मली अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करते हुए। कुयिचन अपने सोल्जर्स को हाथ के इशारे से कमांड देता है और वो फॉरेन कमांड को फॉलो करते हैं। जब वो उस नोबल को अप्रोच करते हैं तो फाइनली वो पैनिक करना स्टार्ट करता है, बट अब बहुत देर हो चुकी थी। गार्ड एक जोरदार उसकी नी के बैक पे मारता है, जिससे वो फौरन अपने घुटनों पे आ जाता है। वो नोबल ऊपर देखता है जब शेन लैंग उससे अप्रोच करता है और फियर्सली शेन लैंग को एक बीस्ट बुलाता है। दूसरे लोग भी शेन लैंग पर अक्यूज करते हैं कि उसने कावर्डली ड्रैगन ब्लड खरीदते वक्त मास्क पहना था और फ्यूरियसली पूछता है कि क्या अब वो अपने डिसेप्टिव एक्शंस को कंप्लीटली डिनाई करने की कोशिश कर रहा है। वो नोबल पूछता है लाउडली क्वेश्चन करते हुए कि क्या शेन लैंग एक्ट करने की हिम्मत रखता है, पर एक्चुअली उसको एडमिट करने की हिम्मत नहीं रखता। शेन लैंग का चेहरा परफेक्टली स्टोइक रहता है जैसे ही वो सिस्टमैटिकली उस एरोगेंट नोबल की लाई को डिसमेंटल करता है। वो फ्लैटली स्टेट करता है कि चेंकियान ने तो कभी गोल्डन ड्रैगन ब्लड खरीदा ही नहीं था पहली बार में। शेन लैंग उसे एक्सपोज करता है कि वो स्ट्रिक्टली एक स्कॉलर और इंपीरियल एकेडमी का स्टूडेंट है, कोल्डली पूछते हुए कि वो एक्चुअली उसके घर पर इतना मैसिव ट्रबल क्रिएट करने क्यों आया था। अपने झूठ में कंप्लीटली पकड़े जाने पर चेंकियान स्टैमर करता है, पूछते हुए कि उसने सपोजिडली किया है, जबकि अभी भी उस फॉल्स नैरेटिव से डेस्परेटली क्लिंग करता है कि शेन लैंग ने उनके हार्ड अर्न्ड पैसे चीट किए थे और जस्टिस डिमांड करता है। नोबल सन फियर्सली अपना अटैक पिवट करता है और लाउडली शेन लैंग पर अक्यूज करता है कि उसने अपनी गिल्ट से बचने के लिए सिटी गार्ड को अनलीश कर दिया ताकि वो इनोसेंट क्राउड को रूथलेसली स्लॉटर कर सके। वो ड्रामेटिकली पूछता है कि क्या आज ईविल के लिए आर्मी यूज करने का मतलब है कि शेन लैंग कल उन्हें एक्टिवली कंप्लीटली रेबेल करने का कमांड देगा। शेन लैंग डार्कली चकल करता है, मॉकिंगली उस लड़के को सच में एक नोबल स्कॉलर होने के लायक प्रेज करता है उसकी पॉलिटिकल कीचड़ उछालने की शेयर स्किल के लिए। शेन लैंग स्लोली अपना सिर हिलाता है और डीपली साइ करते हुए स्टेट करता है कि वो लड़का इनक्रेडिबली पिटिफुल है। उस इंसल्ट से हाईली ऑफेंडेड होकर चेंकियान अग्रेसिवली पूछता है कि उसमें ऐसा क्या पिटिफुल है।
लाउडली बोस्ट करते हुए कि वो अर्ल एन्युआन के एस्टीम्ड हाउसहोल्ड का लेजिटिमेट सन है और उसका नोबल स्टेटस शेन लैंग जैसे मेरे सन इन लॉ के लो पोजीशन से वास्टली हायर है। शेन लैंग कोल्डली उसके मैसिव ईगो को शैटर कर देता है, पॉइंट आउट करते हुए कि अर्ल एन्युआन का कवेटेड टाइटल कभी एक्चुअली उसे नहीं मिलेगा, और ब्लंटली स्टेट करता है कि चेंग ख्यान में रिगरस इंपीरियल एग्जाम्स में सक्सीड होने के लिए जरूरी टैलेंट की कंप्लीटली कमी है। शेन लैंग एक्यूरेटली डिड्यूस कर लेता है कि चेंग ख्यान डेस्परेटली क्राउन प्रिंस का फेवर सीक कर रहा था, पर उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया, जिसके चलते वो यहाँ वायलेंट ट्रबल स्टर करने आया इस डेस्परेट होप में कि क्राउन प्रिंस फाइनली उसके एफर्ट्स को नोटिस करेंगे। चेंग ख्यान वापस ग्लेयर करता है, फियर्सली शेन लैंग को चैलेंज करते हुए पूछते हुए कि क्या वो सपोजिडली उससे कुछ बेहतर है। वो अग्रेसिवली शेन लैंग को इक्वली अपॉर्चुनिस्टिक अक्यूज करता है, पॉइंट आउट करते हुए कि उसने रॉयल पावर में राइज करने के लिए कंप्लीटली निंग जेंग को अपनी पर्सनल लैडर की तरह यूज किया है। चेंग ख्यान शाउट करता है कि शेन लैंग भी रूथलेसली वेल्थ और ग्लोरी के पीछे भाग रहा है, डिमांड करते हुए कि वो सन इन लॉ उससे बेहतर कैसे है। शेन लैंग के चेहरे पर एक डीपली सिनिस्टर, अटरली रूथलेस स्मर्क आ जाती है। वो चेंग ख्यान से पूछता है कि क्या उसे फूलिशली लगा कि वो लोग यहाँ सिर्फ पैसे डिमांड करने आए थे, और क्या उसे एक्चुअली बिलीव हुआ कि मैसिव सिटी गार्ड को सिर्फ उन्हें यहां से भगाने के लिए डिस्पैच किया गया था। शेन लैंग कोल्डली डिक्लेयर करता है कि चेंग ख्यान कंप्लीटली रॉन्ग है। वो फिर नोबल के हाईली गार्डेड डार्क सीक्रेट्स को एक्सपोज करता है, स्टेट करते हुए कि चेंग ख्यान कैपिटल में एक लुक्रेटिव पॉन शॉप ओन करता है जो डेफिनेटली क्लीनली नहीं ऑब्टेन की गई थी, बल्कि वायलेंटली सीज की गई थी। शेन लैंग आगे रिवील करता है कि चेंग ख्यान एक ब्रूटल लेंडिंग बिजनेस चलाता है, नोट करते हुए कि अपने डर्टी डेट्स कलेक्ट करने के लिए उसने रूथलेसली 7 मर्दों की टांगें तोड़ दी थी और कंप्लीटली 2 को मर्डर कर दिया था। चेंग ख्यान के चेहरे पर कोल्ड स्वेट आने लगता है जैसे ही प्योर टेरर फर्मली अपनी जगह बना लेता है। वो ट्रेम्बल करने लगता है, इंटरनली पैनिकिंग करते हुए पूछते हुए कि शेन लैंग क्या कर रहा है और इन हाईली हिडन पास्ट क्राइम्स को उठाने का उसका एक्चुअली क्या मतलब है। शेन लैंग कामली एक्सप्लेन करता है कि रॉयल एडिक्ट ऑलरेडी यहां है और किंग ने पब्लिकली पोस्ट कर दिया है, नोट करते हुए कि चेंग ख्यान ने डेफिनेटली उसे देखा होगा। वो रॉयल डिक्री को रिसाइट करता है, स्टेट करते हुए कि क्योंकि रिसेंटली कैपिटल एक डीप टर्मोइल में चला गया है जिसमें बैंडिट्स मैसिव केओस कॉज कर रहे हैं, इसलिए स्प्रिंग थंडर ऑपरेशन को ऑफिशियली लॉन्च किया गया है ताकि ईविल को रूथलेसली स्वीप अवे किया जा सके और पब्लिक ऑर्डर को फुली रिस्टोर किया जा सके। शेन लैंग आगे की तरफ लीन होता है, उसकी आंखें लीथल इंटेंट से ग्लो कर रही थीं, और कमांड देता है चेंग ख्यान को उनके ट्रू पर्पस को फुली अंडरस्टैंड करने का। वो क्लैरिफाई करता है कि वो लोग एक्टिवली उन लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं जो पीस डिस्टर्ब करते हैं और रॉयल अथॉरिटी के खिलाफ वायलेंटली रेबेल करते हैं। वो फर्मली स्टेट करता है कि ये मैसिव पर्ज एब्सोल्युटली पर्सनल रिवेंज नहीं है और ना ही ये सिर्फ टियानियो गवर्नर्स ऑफिस का कोई आइसोलेटेड एक्ट है। शेन लैंग पावरफुली डिक्लेयर करता है कि ये पूरी तरह किंग की खुद की एब्सोल्यूट कमांड और शेयर विल है कि कैपिटल को थॉरली क्लेंस किया जाए, इसे स्प्रिंग थंडर ऑपरेशन की ट्रू रॉथ के रूप में सीमेंट करते हुए। एक डार्क विक्टोरियस ग्रिन के साथ शेन लैंग फाइनल साइकोलॉजिकल ब्लो डिलीवर करता है, सिंपली स्टेट करते हुए कि इन अदर वर्ड्स वो फूलिश नोबल कंप्लीटली डूम्ड हो चुका है। इस टेरिफाइंग रियलिटी से अटली ब्रोकन होकर चेंग ख्यान इमीडिएटली ब्लड में अपने घुटनों पर कोलैप्स कर जाता है जैसे ही गार्ड्स उसको अरेस्ट करते हैं, डेस्परेटली यंग मास्टर शेन से अपनी जान बख्शने की भीख मांगते हुए। वो वंस प्राउड नोबल फ्रैंटिकली मेरिट के साथ अटोन करने का ऑफर देता है, वाइडली प्रॉमिस करते हुए कि वो अपने एलाइज की कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देगा, उनके डार्क सीक्रेट्स वाइडली एक्सपोज करेगा और डायरेक्टली फिफ्थ प्रिंस के आगे फियर्सली अपनी एब्सोल्यूट लॉयल्टी की कसम खाएगा। उस ग्रोवलिंग लड़के को अटर डिस्गस्ट के साथ नीचे देखते हुए शेन लैंग स्कॉफ करता है, पूछते हुए कि क्या चेंग ख्यान जेन्युइनली सोचता है कि मार्क्वी ऑफ चेंगपिंग का रॉयल हाउसहोल्ड इतना इनक्रेडिबली लो गिर चुका है कि वो किसी भी भगोड़े कुत्ते या बिल्ली को एक्सेप्ट कर लेंगे। उस रूइंड नोबल को एंटायरली डिसमिस करते हुए शेन लैंग अपनी शार्प कैलकुलेटिंग गेज उन बचे हुए टेरिफाइड ट्रबल मेकर्स की तरफ टर्न करता है जो कोर्टयार्ड में नील कर रहे थे। वो कोल्डली अपने आदमियों को उन्हें अगला डील करने का ऑर्डर देता है। उस बैटर्ड क्राउड को स्कैन करते हुए शेन लैंग की आंखें नैरो हो जाती हैं जब वो कुछ बहुत फेमिलियर फेसेस स्पॉट करता है, स्पेसिफिकली एक राइटर को पॉइंट आउट करते हुए जिसके चेहरे पर एक डीप फेशियल स्कार था और दूसरे की आधी आईब्रो मिसिंग थी। उसकी आंखों में एक हाईली डेंजरस ग्लीम फ्लैश करती है जैसे ही वो परफेक्टली डॉट्स कनेक्ट करता है, अलाउड नोट करते हुए कि लैंड ब्रदर्स के द्वारा करवाए गए मैसिव एग्जाम राइट के दौरान ठीक यही सेम आदमी भी हेविली इन्वॉल्व थे। उस टेरिफाइड क्राउड के आगे फर्मली खड़े होकर शेन लैंग की कोल्ड गेज उन घुटनों पर बैठे मर्दों पर घूमती है। वो अपना हाथ उठाता है और विशियसली मॉब में से स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स की तरफ पॉइंट आउट करता है। वो अपने गार्ड्स को कमांड देता है, स्टेट करते हुए कि इस इंसान को, उस इंसान को और इन सबको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाए। एक आदमी रहम की भीख मांगता है, क्लेम करते हुए कि वो गलत था और प्रॉमिस करता है कि वो आगे से ऐसी हिम्मत कभी नहीं करेगा। दूसरा अपनी इनोसेंस प्रोटेस्ट करता है, रोते हुए कहता है कि उसने अभी कुछ नहीं कहा और पूछता है कि उसे वायलेंटली अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। शेन लैंग कोल्डली उन्हें चुप करवा देता है, रिवील करते हुए कि यही वो लोग थे जिन्होंने सबसे गंदी गालियां दी थीं। वो उनके एग्जैक्ट वर्ड्स डिटेल में बताता है, उन्हें याद दिलाते हुए कि उन्होंने ही चिल्लाकर कहा था कि वो खुद को बेच दे और उसकी फैमिली मर्दों को सर्व करे। शेन लैंग ऐड करता है कि रॉयल रेजिडेंस में फिल्थ फेंकना भी डायरेक्टली उन्हीं का काम था। अपना शार्प ध्यान उन अनफेमिलियर फेसेस की तरफ टर्न करते हुए शेन लैंग अपना जजमेंट पास करने की तैयारी करता है। एक सबऑर्डिनेट आगे आता है और रिस्पेक्टफुली एक डॉक्यूमेंट थमाते हुए अनाउंस करता है कि ये प्रिंस निंग जेंग के द्वारा प्रोवाइड किया गया ऑफिशियल स्प्रिंग थंडर ऑपरेशन रोस्टर है।
शेन लैंग उस मैसिव लिस्ट को एग्जामिन करता है, इंटरनली इस बात पर मार्वल करते हुए कि निंग झेंग का काम सच में कितना इनक्रेडिबली मेटिकुलस है। वो नोट करता है कि इन 25 राइटर्स में से 24 ऑलरेडी इस फेटल लिस्ट पर परफेक्टली डॉक्यूमेंटेड हैं। उसे रियलाइज होता है कि निंग झेंग ने प्रैक्टिकली इस मैसिव ऑपरेशन की शेयर सक्सेस के लिए अपना सब कुछ रिस्क पर लगा दिया था। अचानक शेन लैंग की आंखें एक सिंगल ट्रेम्बलिंग फिगर पर लॉक हो जाती हैं। वो पॉइंट आउट करता है कि सिर्फ ये एक आदमी इस रोस्टर पे नहीं है, अलाउड क्वेश्चन करते हुए कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक्चुअली गिल्टी ही ना हो। वो बॉल्ड पसीने से भीगा आदमी एब्सोल्यूट पैनिक में स्टैमर करता है, वायलेंटली इंसिस्ट करते हुए कि वो कोई थग नहीं है और उसने पहले कभी कुछ गलत नहीं किया है, और खुद को सिर्फ एक सिंपल वेटर क्लेम करता है। शेन लैंग अपनी आंखें नैरो करता है, डिमांड करते हुए कि फिर ये आदमी यहां क्या कर रहा है। वो मर्सिलेसली उस वेटर को कन्फ्रंट करता है, स्टेट करते हुए कि पैसे चुकाने के लिए उसे खुद को बेच देना चाहिए और उसकी बीवी को मर्दों को सर्व करना चाहिए। ये एग्जैक्टली उसी की दी हुई विशियस कर्सेस थी। शेन लैंग क्वेश्चन करता है कि जब उसने उसे कभी प्रोवोक भी नहीं किया तो इस आदमी ने उसके अनबॉर्न चाइल्ड और उसकी बीवी को ऐसी भयानक बद्दुआएं क्यों दी। आंसू में ब्रेकडाउन होते हुए वो वेटर रोता है कि उसे खुद नहीं पता क्यों, एडमिट करते हुए कि वो बस गुस्से में था और अपनी डीप फ्रस्ट्रेशंस किसी औरत पर वेंट करना चाहता था क्योंकि मैच मेकिंग में वो फेल हो गया था और एक लड़की ने उसे ठुकरा दिया था। शेन लैंग के दिमाग में एक डार्क रियलाइजेशन क्रॉस करती है जब वो सोचता है कि कैसे उसकी पिछली दुनिया में भी बिल्कुल ऐसे ही कई पैथेटिक लोग थे जो सरफेस पर सीमिंगली ऑनेस्ट लगते थे पर अंदर से डीप हेट्रेड से भरे थे, जो अचानक से ट्रूली शॉकिंग एक्ट्स कमिट करने के केपेबल थे। वो कोल्डली उस आदमी का नाम डिमांड करता है। पीछे से कोई बंदा क्विकली उस रोते हुए आदमी को झांग पियाओ आइडेंटिफाई करता है। शेन लैंग स्कॉफ करता है, नाम नोट करते हुए और कोल्डली झांग पियाओ को वार्न करते हुए कि अगर उसे आज स्ट्रिक्टली पनिश नहीं किया गया तो वो सूनर और लेटर इनेविटेबली दूसरे टेरेबल क्राइम्स कमिट करेगा ही। बिना एक श्रेड ऑफ मर्सी के शेन लैंग गार्ड्स को कमांड देता है कि इन सब के साथ रूथलेसली डील किया जाए। कुयेचन कमांड को फॉलो करता है एंड एक स्विफ्ट स्ट्राइक के साथ दोनों के सिर कट कर देता है। जैसे उनके सिर नीचे गिरते हैं बाकी सब फियर में ट्रेंबल करने लगते हैं। कुयेचन वायलेंटली आगे बढ़ता है, लाउडली डिक्लेयर करते हुए कि हिज मैजेस्टी की रॉयल डिक्री के अनुसार चाहे किसी फैमिली का रैंक कितना ही इनक्रेडिबली हाई क्यों ना हो या उनका पास्ट मेरिट कितनी ही महान क्यों ना हो, उन्हें कानून के हिसाब से स्ट्रिक्टली पनिश किया ही जाएगा। वो सबको नील करने की एक फाइनल थंडरस कमांड रोर करता है। बाकी बचे हुए अनअरेस्टेड नोबल्स शेयर टेरर में कांप उठते हैं जैसे ही शेन लैंग की कोल्ड गेज उन पर से गुजरती है। वो इंटरनली पैनिक करते हैं, डेस्परेटली प्रे करते हुए कि शेन लैंग उनकी तरफ ना देखे या उन्हें अरेस्ट ना करे, फ्रैंटिकली खुद को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हुए कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। शेन लैंग उन्हें घूरता है, इंटरनली इस ब्रूटल ब्लडी पर्ज को जस्टिफाई करते हुए। वो रीजन करता है कि इन वोस्ट्रल नोबल्स में से हर एक अपने पास वायलेंट थग्स रखता है, इनोसेंट मर्दों और औरतों को बुली करता है और एंडलेस ईविल करता है। वो पूरी तरह कैपिटल के इस मैसिव केओस का ब्लेम उन्हीं पर डालता है, नोट करते हुए कि आधे से ज्यादा थग्स तो सिर्फ इनके डर्टी वर्क करने के लिए ही हैवक मचाते हैं। शेन लैंग कंक्लूड करता है कि ये लोग एब्सोल्युटली मौत डिजर्व करते हैं, स्पेशली इसलिए क्योंकि जब एक मैसिव वॉर इतनी तेजी से अप्रोचिंग है तो कैपिटल डिसऑर्डर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अचानक शेन लैंग की वो टेरिफाइंग ऑरा वैनिश हो जाती है और उसकी जगह एक वार्म हाईली डिसेप्टिव स्माइल आ जाती है। वो पोलाइटली उन कांपते हुए जेंटलमैन को एड्रेस करता है, कैजुअली पूछते हुए कि क्या उसने सच में उन्हें उनके पैसों के लिए चीट किया था। एब्सोल्यूट साइलेंस मिलने पर वो प्लेफुली पूछता है कि वहां से कोई आंसर क्यों नहीं आ रहा। एक डेस्परेट नोबल जिसका नाम वांग लिंग था फ्रैंटिकली इस लाइफलाइन को पकड़ लेता है, वाइल्डली अपने हाथ वेव करते हुए और चिल्लाकर कहता है कि यंग मास्टर शेन के लिए उन्हें चीट करना एंटायरली इम्पॉसिबल है। कंफ्यूजन फेन करते हुए शेन लैंग दोबारा पूछता है कि क्या उसने उन्हें चीट किया, जिससे मजबूर होकर वांग लिंग अपना मुंह बचाने के लिए एक डेस्परेट झूठ बुनता है। वांग लिंग लाउडली क्लेम करता है कि एक्चुअली उन्होंने वो पैसे एंटायरली विलिंगली डोनेट किए थे। वो पैशनेटली आर्ग्यू करता है कि वॉर जब इरप्ट होने ही वाली है तो देश की किस्मत को डिफेंड करना सबकी सीक्रेट ड्यूटी है, स्पेशली इसलिए क्योंकि वो लोग किंग की रॉयल ग्रेस को हेविली एंजॉय करते हैं। वो बोल्डली डिक्लेयर करता है कि वो लोग यहाँ सोली मैसिव मिलिट्री फंड्स डोनेट करने आए थे। शेन लैंग अपनी आईब्राउ रेज करता है, मॉकिंगली पूछते हुए कि क्या सच में ऐसी बात है, और एक बार फिर कंफर्म करवाता है कि उसने उन्हें कभी धोखा नहीं दिया। वांग लिंग चिल्लाकर एब्सोल्यूट डिनायल देता है, फियर्सली प्लेज करते हुए कि जो कोई भी यंग मास्टर शेन पर स्लैंडर करने की हिम्मत करेगा वो उससे वायलेंटली फाइट करेगा। शेन लैंग के चेहरे पर एक हाईली सैटिस्फाइड स्मर्क आ जाती है जैसे ही वो वांग लिंग को इनक्रेडिबली क्लेवर होने के लिए प्रेज करता है। फिर वो पोलाइटली उस नोबल से गोल्डन ड्रैगन ब्लड एक्सप्लेन करने को कहता है। परफेक्टली प्ले अलॉन्ग करते हुए वांग लिंग क्लेम करता है कि यंग मास्टर शेन ने देखा कि वो लोग फिजिकली वीक थे तो उन्होंने काइंडली उनके लिए एक मैजिकल टॉनिक प्रिपेयर कर दिया। वो डीपली बो करता है और उस कंकॉक्शन के लिए इंथुजियास्टिकली शेन लैंग को थैंक यू कहता है जिसने उसकी बॉडी को ग्रेटली इंप्रूव कर दिया था। शेन लैंग वार्मली वांग लिंग को अपलॉड करता है, उसके बिहेवियर को वेरी गुड डिक्लेयर करते हुए। वो लाउडली अनाउंस करता है कि वांग लिंग ने ऑफिशियली मिलिट्री फंड्स में 6000 गोल्ड कॉइन्स डोनेट किए हैं और उसे अश्योर करता है कि हिज मैजेस्टी इस एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन से हाईली प्लीज्ड होंगे। शेन लैंग फिर एक मैसिव स्क्रोल निकालता है जिसका टाइटल था वॉलंटरी डोनेशन ऑनर रोल और स्टेट करता है कि ऐसे अच्छे कामों को परमानेंटली याद रखा जाना चाहिए। वो वांग लिंग को अपना नाम साइन करने के लिए इनवाइट करता है, प्रॉमिस करते हुए कि वो सभी जनरस डोनर्स के नाम इस पर लिखेगा ताकि उनकी नोबल फैमिलीज को इमेंस ग्लोरी मिल सके। इस स्लॉटर से बच निकलने पर ओवरजॉयड होकर वांग लिंग ईगरली अग्री करता है, एक्साइटेडली नोट करते हुए कि ये उसके एंसेस्टर्स के लिए मैसिव ग्लोरी लाएगा। शेन लैंग चकल करता है और उस नोबल को एक ब्राइट रेड सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर फॉर डोनेशन थमाते हुए ऑफिशियली उसे घर जाने की परमिशन दे देता है।
उस रेड एनवेलप को किसी लाइफलाइन की तरह सीने से लगाए हुए वैंग लिंग रिपीटेडली बो करता है। शेयर ग्रेटिट्यूड के मारे रोते हुए प्रॉमिस करता है कि वो इस इनक्रेडिबल ऑनर को हमेशा हेविली चेरिश करेगा। जैसे ही वो वायलेंटली स्प्रिंट करते हुए उस ब्लडी कोर्टयार्ड से दूर भागता है, वैंग लिंग रोते हुए अपने पेरेंट्स को पुकारता है, बिलखते हुए कहता है कि वो कितना टेरिफाइड था और इस पूरी ऑर्डील से जिंदा बचना आखिर कितना इनक्रेडिबली हार्ड था। उस स्टंट क्राउड की तरफ वापस घूमते हुए शेन लैंग लाउडली पूछता है कि उनमें से और किसने अपनी मर्जी से डोनेट किया था। वो उन्हें आगे आने, इस रोल पर साइन करने, अपने हैंडप्रिंट्स लगाने और अपने खुद के सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑनर घर ले जाने का कमांड देता है। एक और नोबल साइलेंट फ्यूरी में अपने दांत पीसता है, बिटरली उन 6000 गोल्ड कॉइन्स के धोखे के बारे में सोचता है जिसका उसे कोई रियल कॉम्पनसेशन नहीं मिला। वो अपने मन में फ्यूरियसली शेन लैंग को एक वाइल्ड, क्रूअल और शेमलेस बीस्ट बताकर कर्स करता है, बद्दुआ देते हुए कि उसका बच्चा बिना एनस के पैदा हो, पर अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी जिंदगी उन चोरी हुए पैसों से वास्टली मोर इंपॉर्टेंट है। एक नोबल जिसका नाम झांग आंशी था साइन करने आगे आता है, पर शेन लैंग अब्रप्टली उसे रोक देता है। शेन लैंग कोल्डली अपने आदमियों को इंस्ट्रक्ट करता है कि झांग आंशी को साइन ना करने दे और उन्हें ऑर्डर देता है कि इस आदमी के 6000 गोल्ड कॉइन्स डायरेक्टली कोर्टयार्ड में लाए जाएं। शेन लैंग चिलिंगली डिक्लेयर करता है कि वो उसके पैसे नहीं लेंगे, प्रॉमिस करते हुए कि उसका एक एक कॉइन उसके घर वापस भेज दिया जाएगा। अटली कंफ्यूज्ड और डर से पैरालाइज होकर झांग आंशी स्टैमर करता है और पूछता है कि इसका क्या मतलब है और उसे उसके पैसे तक डोनेट क्यों नहीं करने दिए जा रहे। शेन लैंग की आंखें लीथल हो जाती हैं जब वो उस आदमी की डार्क रियलिटी एक्सपोज करता है। वो झांग आंशी पर एब्सोल्युटली हीनस क्राइम्स कमिट करने का अक्यूज करता है और गोल्ड से सिंपली अपनी सेफ्टी खरीदने के उसके डेस्परेट अटेम्प्ट का मजाक उड़ाता है। शेन लैंग पूछता है कि क्या वो सेक्रेड रॉयल लॉ को कोई डर्टी ट्रेड समझता है। वो ब्रूटली झांग आंशी को इन्फॉर्म करता है कि उसका नाम परमानेंटली स्प्रिंग थंडर ऑपरेशन की लिस्ट पर मार्क्ड है और वायलेंटली उसे ऑर्डर देता है कि जाकर अपनी फैमिली को अपनी इमीडिएट फ्यूनरल के लिए प्रिपेयर करने को कह दे। एब्सोल्यूट हॉरर झांग आंशी के चेहरे को शैटर कर देता है और वो वाइल्डली चिल्लाने लगता है यंग मास्टर शेन को अपना बेनिफैक्टर, अपना ग्रैंडपा शेन बुलाकर चिल्ला रहा था कि उसे बख्श दे। शेन लैंग उस पैथेटिक भीख को इग्नोर कर देता है और अपने गार्ड्स को रोर करके ऑर्डर देता है कि उस क्रिमिनल को वायलेंटली सीज कर ले। जैसे ही हेविली आर्मर्ड गार्ड्स अग्रेसिवली उसे घसीट कर ले जाने लगते हैं, झांग आंशी शेयर पैनिक में थ्रैश करता है, रोते हुए चिल्लाता है कि उसने विलिंगली डोनेट किया था और वो बस फियर्सली देश को सर्व करना चाहता था। वो उस एग्जीक्यूशन से बचने के लिए डेस्परेटली ब्राइब देने की कोशिश करता है, चिल्लाते हुए 10,000 और फिर 30,000 गोल्ड कॉइन्स ऑफर करता है, पर उसकी दुहाई को बिल्कुल अनसुना कर दिया जाता है। इस ब्रूटल, इनएस्केपेबल जजमेंट को विटनेस करके रिमेनिंग वेस्टफुल नोबल्स को एक टेरिफाइंग एपिफनी हिट करती है। उन्हें रियलाइज होता है कि उनका पैसा एक्सेप्ट होगा या उन्हें रूथलेसली चीट किया जाएगा। ये एंटायरली इस बात पर डिपेंड करता है कि शेन लैंग और किंग सच में उनकी करप्ट जिंदगियों की कोई वैल्यू लगाते हैं या नहीं। वो एब्सोल्यूट पैनिक में कंक्लूड करते हैं कि कुछ लोग तो जिंदा बचने के लिए अपने पैसे भी नहीं फेंक सकते। एक फ्रैंटिक स्टैम्पीड मच जाती है। जैसे ही टेरिफाइड नोबल्स वायलेंटली टेबल की तरफ भागते हैं, डेस्परेटली शेन लैंग से भीख मांगते हुए कि वो उनके पैसे वापस न करे। वो वाइल्डली उससे प्लीज करते हैं कि उन्हें रोल पर साइन करने दे और स्मूथली उनके फोर्स डोनेशंस कंप्लीट करने दे। इनेविटेबली वो ब्रूटल स्वीप कंटिन्यू रहता है। कुछ हाईली अनलकी नोबल्स को वायलेंटली क्राउड से बाहर घसीटा जाता है, फोर्सफुली उन्हें उनके पैसे वापस पकड़ा दिए जाते हैं और भारी आयरन चेन्स में टाइटली जकड़कर मर्सिलेसली वुडन प्रिजन कार्ड्स में फेंक दिया जाता है। एग्जैक्टली 2 एगनाइजिंग घंटों के बाद हर एक सर्वाइविंग वोस्ट्रल नोबल ने फ्रेंटिकली अपना नाम साइन कर दिया था और ऑनर रोल पर हेविली अपने हैंडप्रिंट्स लगा दिए थे। अपने रेड सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑनर को टाइटली पकड़े हुए वो एब्सोल्यूट रिलीफ में खुलेआम रोते हैं जैसे ही वो फाइनली अपने घरों की तरफ भागते हैं। इस तरह शेन लैंग के अगेंस्ट जो मैसिव वायलेंट सीज डाला गया था वो ऑफिशियली एंड हो जाता है। वो मैसिव कंट्रोवर्सी जो शेन लैंग फ्रॉड केस के नाम से जानी जाती थी अब कंप्लीटली और परमानेंटली क्लोज हो चुकी थी। स्टोन कोर्टयार्ड में बिखरी पड़ी सैकड़ों खूनी लाशें एक टेरिफाइंग वार्निंग का काम करती हैं, ये इंश्योर करते हुए कि लोग बहुत लंबे वक्त तक मार्की की रेजिडेंस से कोसों दूर ही रहेंगे। हालांकि शेन लैंग का कनिंग डिसेप्शन इस मैसिव और डेवास्टेटिंग स्प्रिंग थंडर ऑपरेशन का बस एक छोटा सा हिस्सा था। पूरे कैपिटल के आर पार सभी मैसिव सिटी गेट्स कंप्लीटली क्लोज और हेविली बैरिकेड कर दिए गए थे। रूथलेस सिटी गार्ड डोर टू डोर मार्च करती है, वायलेंटली घरों के दरवाजे तोड़कर टारगेटेड इंडिविजुअल्स को ब्रूटली अरेस्ट करती है। स्टैंडिंग ऑर्डर अभी भी एब्सोल्यूट था। जो कोई भी रेजिस्ट करने की हिम्मत करेगा उसे बिना किसी मर्सी के मार दिया जाएगा। एक टेरिफाइंग पीरियड के लिए पूरा कैपिटल वायलेंटली एब्सोल्यूट फियर में डूब गया था। जो थग्स और वायलेंट गैंग्स एक वक्त पे हाईली रैम्पेंट थे, उन्हें सिटी की डीप अंडरबेली से ऑलमोस्ट कंप्लीटली और वायलेंटली जड़ से उखाड़ फेंका गया। बस कुछ ही छोटे दिनों में 10,000 से ज्यादा करप्ट इंडिविजुअल्स वायलेंटली अरेस्ट कर लिए गए थे। हर सिंगल दिन ब्लडी एग्जीक्यूशन ग्राउंड्स पर कटे हुए सिर लुढ़क रहे थे, जबकि स्लाइटली लाइटर क्राइम्स के लिए कॉन्विक्ट होने वालों को फोर्सफुली बेड़ियों में जकड़कर रॉयल माइंस में ग्रूलिंग लेबर के लिए भेज दिया जाता था। इस स्लॉटर से बचने के लिए डेस्परेट वो पावरफुल गैंग लीडर्स जिन्होंने पहले प्रिंस निंगझेंग को डायरेक्टली डिस्क्रेडिट करने के लिए मैसिव केओस मचाया था, अब फ्रैंटिक होकर पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स खींचने लगे थे, किसी भी बच निकलने के रास्ते की तलाश में। ट्यानियर गवर्नर्स ऑफिस के ग्रैंड डोर्स के बाहर एक डेस्परेट आदमी हेविली एक करप्ट ऑफिशियल को ब्राइब करता है, कुछ लीवे की भीख मांगते हुए क्लेम करता है कि उसे पर्सनली लॉर्ड झांग ने इंट्रोड्यूस करवाया था। पसीने में भीगे ऑफिशियल डर से स्टैमर करता है और वायलेंटली उस प्ली को रिजेक्ट कर देता है। वो फ्रैंटिकली एक्सप्लेन करता है कि लॉर्ड ने स्ट्रिक्टली डिक्री जारी की है कि स्प्रिंग थंडर ऑपरेशन को परफेक्टली इम्पार्शियली हैंडल किया जाना चाहिए। जिसका नाम अरेस्ट के लिए मार्क्ड है वो एब्सोल्युटली अरेस्ट होगा और जिसका नाम एग्जीक्यूशन के लिए मार्क्ड है वो एब्सोल्युटली एग्जीक्यूट किया जाएगा। वो करप्ट ऑफिशियल कांपता है और साइलेंट फ्यूरी में अपने दांत पीसता है। वो बिटरली क्वेश्चन करता है कि क्या निंगझेंग और शेन लैंग ट्रूली इतने ही परफेक्टली क्लीन है।
सिनिकली खुद से पूछता है कि क्या सच में इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा है जो चुपके से पैसों से प्यार नहीं करता या जिसने कभी एब्सोल्यूट ईविल कमिट नहीं किया है। ये ब्रूटल स्प्रिंग थंडर ऑपरेशन किसी मैसिव रेजिंग फायर की तरह कैपिटल के धोर रिप आउट कर देता है। ये रूथलेसली उन विकेट को जला देता है, क्रिमिनल्स को कंप्लीटली इंसिनरेट कर देता है और कैपिटल को वायलेंटली तब तक क्लेंस करता है जब तक वो अचानक से करप्शन से कंप्लीटली क्लियर नहीं हो जाता। पर उन स्ट्रीट लेवल विलन्स को वायलेंटली जलाकर राख करने के बाद जस्टिस की ये अनकंट्रोलेबल आग तेजी से डायरेक्टली शेनलैंग के खुद के छिपे हुए दुश्मनों की तरफ रैपिडली स्प्रेड होने लगती है। ये मैसिव पर्ज स्पेसिफिकली हाईली नोटोरियस जिमे गैंग को टारगेट करता है, जो एक डिस्पिकेबल ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट था जो फॉरेन लैंड से औरतों को हेविली स्मगल करता था और रूथलेसली उन्हें मिजरेबल स्लेव्स और प्रोस्टिट्यूट्स बनाकर बेच देता था। इसके अलावा ये इविल सिंडिकेट पावरफुल बेगर गैंग के साथ डीपली कोऑपरेट करता था और जमीन के अलग अलग हिस्सों से इनोसेंट बच्चों को वायलेंटली अबडक्ट करता था, उन्हें कैप्टिविटी में पालता था और बाद में उन्हें वेरियस डार्क मीन से बेच देता था। स्प्रिंग थंडर ऑपरेशन के वायलेंट पीक पर प्रिंस निंग ज़ेंग पर्सनली जिमे गैंग के हाईली सीक्रेटिव अंडरग्राउंड बेसिस पर एक मैसिव ब्रूटल रेड कमांड करते हैं, मिराक्युलसली सैकड़ों अबडक्टेड बच्चों को रेस्क्यू करते हुए। एक क्वाइट सनलिट रूम के अंदर एक लॉयल सबऑर्डिनेट निंग ज़ेंग के आगे अपने घुटनों पर गिरता है और अर्जेंटली रिपोर्ट करता है कि उन्होंने सक्सेसफुली जिमे गैंग के पावरफुल पॉलिटिकल बैकिंग को अनकवर कर लिया है। वो हेविली हेजिटेट करता है, उसके चेहरे पर शेयर टेरर का लुक था। निंग ज़ेंग उस नीलिंग मैन को घूरता है, उसकी आवाज एब्सोल्यूट अथॉरिटी से एको करती है जब वो वायलेंटली उसे बोलने का कमांड देता है। उस सबऑर्डिनेट के पेल चेहरे से पसीना चूने लगता है जब वो स्टैमर करते हुए वो मैसिव टेरिफाइंग रेवलेशन निकालता है, रिवील करते हुए कि इस ट्रैफिकिंग रिंग के पीछे का असली बैकर और कोई नहीं बल्कि ड्यूक बियन शाओ का थर्ड सन बियन क्विंग है।